हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं 20 सीरीज में जो क्वेश्चन दिए थे आपको। 20 सीरीज में 20 क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। 20 क्वेश्चन में क्या था, आपको 13 से 14 क्वेश्चन लगभग थ्योरी था। 13 से 14 क्वेश्चन होगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपका थ्योरी था और 6-7 क्वेश्चन आपका क्या था, ड्राइंग था। क्योंकि एक क्वेश्चन ड्राइंग से आपका फिक्स है, एगो दोगो आपका ड्राइंग से फिक्स है। तो थ्योरी तो लिखेंगे ही, लेकिन ड्राइंग बना देंगे तो आपको सटीक नंबर मिलता है। जितना का रहेगा, अगर ड्राइंग बना दीजिएगा तब थोड़ा बहुत अभी ऊपर नीचे भी होगा थर्ड सेमेस्टर में, तो उतना मैनेज कर लेता है ड्राइंग। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहेगा तो आपको नंबर दे देगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग ही सीखते हैं, क्योंकि ड्राइंग ही कंपलसरी है। और सीखने यही बहाने हम लोग थोड़ा बहुत जान भी लेंगे कि हाँ स्टेयर केस क्या होता है, स्लैब क्या होता है, फुटिंग क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले सिंपल से स्टार्ट करें। पहले स्टेयर देखिए, क्योंकि स्टेयर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो स्टेयर से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको जो दिए थे 1 BHK दिए थे, 2 BHK दिए हैं सीरीज में, 20 सीरीज क्वेश्चन में 2 फ्लैट का दिए हैं। तो ये सब क्वेश्चन तो ऐसे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवाए हैं ना। तो हम पहले क्या करते हैं ना कि जो चीज़ नहीं करवाए हैं पहले ड्राइंग में करवा देते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते थक जाते तो फिर लास्ट में करवाने का मन नहीं करता है और उतना अच्छा से समझा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले ही करवा देते, जो ड्राइंग नहीं करवाए हैं वो ड्राइंग को पहले ही करवा देते हैं और उसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर कंडीशन सही रहा, मतलब थकेंगे नहीं, ठीक है, नॉर्मल रहेंगे तो और ये सब का क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। लेकिन पहले देख लेते हैं जो नहीं हम कभी देखे हैं, जैसे स्टेयर हो गया, फुटिंग का देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद इसका स्लैब का नहीं होगा तो देख लेंगे, ठीक है। तो ये सब देख लेते हैं, हम पहले ही देख लेते हैं, क्या कोई दिक्कत है। चलिए, अब हम ये स्टेयर क्या होता है पहले तो उसको जानना है। तो स्टेयर आप ये देखे होंगे, स्टेयर सीढ़ी जिसको बोलते हैं, तो बिल्डिंग का एक कंपोनेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीढ़ी को स्टेयर बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। सीढ़ी जो होता है उसका जो एंगल है ऐसे मैक्सिमम शायद 40 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब इनक्लिनेशन जो ऐसे होता है ना, इनक्लाइंड ऐसे नीचे से ज़मीन पर से, तो ये लगभग 40 डिग्री का होता है मैक्सिमम। कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ लगभग मैक्सिमम ही होता है 40 डिग्री, इस 45 डिग्री। अब इससे आप कम ले सकते हैं, जितना आपको वैसे ज़्यादा लीजिएगा तो खड़ा हो जाएगा सीढ़ी, चढ़ने में दिक्कत होगा, बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा उच्चा जो बीमार उमार हैं उनको। तो इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा कम, मतलब 25 डिग्री 30 डिग्री इतना पर लेते हैं। तो एक चीज़ सीखें कि इसका जो इनक्लिनेशन होता है मैक्सिमम कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड चीज़ सुनिएगा कि ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग ऐसे करके होता है ना, ये हो गया आपका ट्रेड हो गया, जिस पे हम पैर धरते हैं ना वो क्या हो जाता है, ट्रेड। आई जे ऐसे राइजर रहता है ऐसे करके, इस तरह से, इस तरह से। तो ये आपका क्या है, राइजर है, राइजर है। ये क्या है, ट्रेड। इसी पे हम पैर रखते हैं, इसी पे पैर रख के चलते हैं ना, चढ़ते हैं, इस पे पैर रखते हैं, चढ़ते हैं। ये क्या होता है, आपका राइजर होता है। तो इसको हम किस नाम से बोलते हैं, राइजर के नाम से बोलते हैं। और इसको किस नाम से बोलते हैं, ट्रेड के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं, ट्रेड के नाम से। तो ये राइजर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ट्रेड हो गया। अच्छा, ये इसी पे एक पकड़ कर चढ़ने वाला बना रहता है, जिसको रोलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम किसके नाम से जानते हैं, रोलिंग के नाम से। इसी को पकड़ के चढ़ते हैं ना, छत मतलब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो इसको पकड़ के चढ़ते हैं, या जो बूढ़ा बुजुर्ग होते हैं इसको पकड़ के चढ़ते हैं। तो ये रोलिंग कहलाता है। अच्छा, लैंडिंग क्या कहलाता था, जहाँ पे हम जाके रुकते थे उसको लैंडिंग कहलाता था। यहीं से फिर क्या होता है, इसको दिखाते हैं बना के इसे। पहले यहाँ पे ज़मीन हो गया, पॉइंट ज़मीन हो गया, यहाँ पे ये ज़मीन है आपका। यहाँ से ये एक पहले जाता है, अब इस पे ये वाला बनाते हैं, फिर इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, आपका लैंडिंग है। यहाँ पे हम लोग जाके क्या करते हैं, रुकते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर छत पे चढ़ते हैं। यहाँ से फिर से ऊपर जाने के लिए छत पे चढ़ते हैं। तो छत पे चढ़ते हैं तो पहले क्या होता है, राइजर ऐसे राइज करेगा, फिर ट्रेड होगा, ठीक है। फिर राइज होगा, फिर राइज होगा, फिर ट्रेड होगा, फिर राइज होगा, फिर ट्रेड होगा, फिर राइज होगा, फिर ट्रेड होगा। राइजर से एक कम रहता है ट्रेड, क्योंकि छत पे जाके वो छते के साथ मिल जाता है ना, तो एक कम होता है। तो इस तरह से इसके ऊपर जो दिया रहता है ऐसे करके पकड़ के चढ़ने वाला, देखिए इसको पकड़ के चढ़ने वाला ऐसा करके बना हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग। यहाँ पे भी इस तरह से बना देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़िया से बना लीजिएगा, इसे गोल गाल करके ऐसे रहता है ना लोहा का पाइप देके, उसको हम लोग रोलिंग बोलते हैं। ये लैंडिंग हो गया, ये एंगल
25-30 डिग्री के आसपास लीजिएगा, ठीक है। और इसमें अब सुनिएगा, इसके बाद राइजर जो होता है ना, कितना हाइट हम दे सकते हैं, ठीक है, कितना हाइट दे सकते हैं। तो अगर हम रेसिडेंशियल के लिए बता रहे हैं, अलग अलग बिल्डिंग मतलब रेसिडेंशियल कमर्शियल ये सब के लिए अलग अलग होता है। तो हम लोग का घर है ना, उसके बारे में बता रहे हैं कि राइजर को 6 इंच लेते हैं। कितना लेते हैं? 6 इंच मतलब आधा फीट। और ट्रेड को कितना लेते हैं? ट्रेड को लेते हैं 10 फीट के लगभग, 10 इंच के बराबर, या 1 फीट भी ले सकते हैं, यानी 12 इंच भी ले सकते हैं, जिसको हम 1 फीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड का हाइट इतना होता है और ट्रेड का विड्थ इतना होता है, ये ट्रेड का होता है। और ये हाइट कितना होता है? 6 इंच का होता है, ठीक है। इतना चीज़ सीखे। अब ये दोनों किसको कनेक्ट करता है? ये फर्स्ट फ्लाइट और सेकेंड फ्लाइट किसको कनेक्ट करता है? नीचे वाला फ्लोर से ऊपर वाला फ्लोर का, यानी क्या हो गया? एक छत हो गया, एक मंजिला बिल्डिंग हो गया, एक फ्लोर हो गया। तो इसका मतलब कितना फीट लेंगे? तो 10 फीट लीजिएगा, यानी स्लैब का हाइट कितना लेंगे? 10 फीट लेंगे। कितना लेंगे? 10। मतलब आपका घर नीचे से कितना ऊंचाई का है? तो 10 फीट का लेंगे। तो यानी 5 फीट बीचों बीच में लैंडिंग देते हैं लगभग। तो ये 5 फीट पे क्या हो जाएगा? आपका लैंडिंग हो जाएगा। 5 फीट पे क्या हो जाएगा? लैंडिंग हो जाएगा। तो इतना चीज़ समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखते हैं क्या करते हैं कि ये हो गया आपका एलिवेशन। इसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता था? जिसको हम फ्रंट व्यू से देखते हैं। अब इसी को टॉप व्यू से देखने जाए तो ऊपर से देखिएगा तो क्या नज़र आएगा? तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जो हम लोग कल 1 BHK में और 2 BHK में बना रहे थे। देखिए तो इस तरह से नज़र आएगा। इसको यहाँ पे देते हैं, ये लैंडिंग इधर दे देते थे पहले। अब बीच में गैप आने जाने, देखिए ये दोनों के, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी के बीच में यहाँ पे गैप होता है ना, यहाँ पे गैप। तो ये गैप यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे गैप दे देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? गैप हो गया, ये गैप हो गया। अब इधर से चढ़ने वाला ये हो गया आपका, ये एक ट्रेड हो गया। ये ट्रेड वाला दिखाएगा, इधर वाला है सब्जी, इसका शो करता है। लाइनिंग वा क्या शो करता है? कितना ट्रेड है, ठीक है, कितना ट्रेड है। तो कोई दोनों तरफ एक एगो ना दिखेगा। ऊपर से देखेंगे एगो नीचे, एगो ऊपर, ऐसे करके छत चढ़ता है। तो कोई देखेंगे तो एगो ऊपर से देखेगा तो एगो किस में कर देते हैं? डॉट डॉट में कर देते हैं। एगो किस में रहेगा? डॉट डॉट में। तो इधर से हम चढ़े, फिर लैंडिंग पे रुके और फिर ऊपर चढ़े। जैसे यहाँ पे देखिए, इधर गए, चढ़े, लैंडिंग पे रुके, फिर ऊपर चढ़े। तो यही दोनों का ये हो गया आपका क्या? प्लान व्यू। ये क्या हो गया? प्लान व्यू। ये हो गया आपका प्लान व्यू। और ये वो क्या था? एलिवेशन था। प्लान व्यू क्या होता है? ऊपर से देखने पे कैसा दिख रहा है। ये लैंडिंग हो गया। तो ये प्लान व्यू हम जो घर में बनाते हैं, जो मैप में कल बना रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तो हम प्लान व्यू दिखाते थे, ठीक है। अगर आप उसका फ्रंट व्यू बनाते हैं ना बिल्डिंग का, तो उसमें आपको ये वाला दिखाना पड़ता है ना। तो ये तो आसान है, बहुत आसान है। इसी से ये वाला बन जाएगा। देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसी से बन जाएगा ये वाला। ये आपका क्या हो जाएगा? यही तो विड्थ होगा। हम प्लान व्यू से ऐसे करके, ये क्या हो गया यहाँ पे आपका? ये आपका लैंडिंग हो गया। यहाँ से ये ज़मीन है, और कितना डिग्री पे बोले? तो 25 से 30 डिग्री पे। यहाँ 25 से 30 डिग्री हो गया। फिर इसी को ऊपर 10 हाइट पे इधर चढ़ा दिए। तो इसी से ये बन जाएगा। जहाँ जहाँ ट्रेड है, यहाँ एगो होगा, एगो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। हल्का हल्का पेंसिल से खींचते हैं, ऐसे करके पढ़ाए थे ना उसमें, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब इसी को ऐसे ऐसे करके मिला दीजिए, ठीक है। इस तरह से ऐसे ऐसे करके, तो वो सब ड्राइंग बनाते थे अच्छे से। तो ये प्लान भी, और उसी के नीचे क्या दिखाते हैं हम लोग? एलिवेशन दिखाते हैं। उसी के नीचे क्या दिखाते हैं? एलिवेशन दिखाते हैं। अब हमको फाइंड आउट करना है कि कितना हाइट रहेगा, कितना इसमें ट्रेड देंगे, मतलब कितना चढ़ने वाला निकल सकता है। तो उसका फार्मूला दे, इतना में कोई दिक्कत है? ये सब टर्म समझाएं, आई होप समझ गए होंगे टर्म की कैसे कैसे हुआ है ना। अब हमको अब निकालना है ना कि नंबर ऑफ कितना, ये सब लिखना होगा, आएगा क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ राइजर, नंबर ऑफ राइजर मतलब हमको कितना नंबर ऑफ राइजर, ये वाला जो था, ये वाला था, ये वाला, ये खड़ा खड़ा वाला, ऐसे करके ये वाला, ये कितना पड़ेगा? ये कै गो देंगे? एक अगर हम घर बना रहे हैं तो ऐसा ऐसा कै गो राइजर देना पड़ेगा। अनठेकाने तो नहीं ना देंगे। तो ये कै गो देना होता है। तो उसके लिए एक फार्मूला आता है कि स्लैब हाइट इजकल टू, स्लैब हाइट इजकल टू क्या होता है? हाइट ऑफ राइजर, हाइट ऑफ राइजर। तो स्लैब हाइट कितना था? 10 फीट था।
10 फीट था। स्लैब फीट मतलब आपका घर का ऊंचाई कितना है, 10 फीट है। एक हाइट, एक राइजर का हाइट कितना बताए थे, इधर बताए थे एक राइजर का हाइट कितना बताए थे, 6 इंच बताए थे। तो यहाँ पे क्या कर देते, 6 से या दम कैलकुलेशन आसान करना चाहते थे इसको 5 इंच ले लेते। कितना ले लेते, 5 इंच ले लेते। ठीक है, मतलब एक एवरेज होता है, जितना कम लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। ज़्यादा भी कम लेने पे क्या होगा, बच्चा उच्चा को चढ़ने में आसानी होगा। कम हाइट रहेगा तो जो बीमार लोग हैं, जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं, उनको सीढ़ी पे चढ़ने में आसान होता है। तो इसलिए राइजर का हाइट आप कम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 इंच ले लेते हैं, कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। तो ये 10 फीट का है, तो हम 10 को बदलेंगे किस में, इसको भी इंच में, क्योंकि फीट को इंच में भागा देने के लिए इसको भी हमको इंच में बदलना होगा। अब बटाइए 5 इंच हो गया, 5 दूनी 10, यानी 12 दूनी कितना, 24 इंच हो गया आपका। सॉरी 24 नंबर ना बता रहा है, 24 को आपको राइज देना पड़ेगा। ठीक है, 24 राइजर देना पड़ेगा। ये जितना नीचे लीजिएगा उतना घटते जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं, ठीक है, 10 ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ राइजर कितना है, 24। मतलब इस सन का आपको कै को देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ये 1 था, 2 था, 3 4 5, इस तरह से कै को देना पड़ेगा, 24 को देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ़ ट्रेड निकालना चाहे तो नंबर ऑफ़ ट्रेड निकालने तो राइजर 1 घट जाएगा। ठीक है, ट्रेड, क्योंकि ये लास्ट में जाके क्या होता है, छत ऊपर छतवा से जाके मिल जाता है। जैसे देखिए अभी करके दिखा देते, ये ऐसे है ना, इस तरह से है, ये लैंडिंग आ गया, मान लीजिए लैंडिंग। ठीक है, तो लैंडिंग ये राइजर तो है, ट्रेड क्या हो गया, कॉमन ना हो गया, इसी में हो गया। फिर ऊपर उसी तरह से चढ़ते हैं, तो ऊपर चढ़िएगा तो क्या होगा, पहले तो राइजर हो गया, फिर ट्रेड हो गया, फिर राइजर, फिर ट्रेड, फिर राइजर, फिर ट्रेड, फिर राइजर। ट्रेड क्या होगा, छतवे में जाके फ्लोरवे पे जाके मिल जाता है। तो इसलिए राइजर में से 1 घटाने पे वो किसका वैल्यू मिलता है, ट्रेड का। यानी 24 में से 1 घटा दिए तो कितना हो गया, 23 आपका क्या हो गया, ट्रेड हो गया। यानी ट्रेड का वैल्यू 24 रहेगा, 23 रहेगा, और राइजर का वैल्यू कितना रहेगा, 24 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। बनाना हो तो इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं, नंबर ऑफ़ राइजर, नंबर ऑफ़ ट्रेड निकाल लेंगे। और ये आपको तो पता रहता है, जैसे कि ये हाइट मेरा कितना था, 10 फीट का था, 10 फीट का हाइट है यहाँ से। और लैंड, अच्छा हाँ, ये इसका नहीं ना बताएं, लैंडिंग का चौड़ाई कितना दे सकते हैं, तो 2 फीट 6 इंच या 3 फीट लगभग इतना दे सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए 3 फीट ले लीजिए या 2 फीट 6 इंच, वो एक स्पेसिफिकेशन होता है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिया रहता है स्टैंडर्ड साइज सब का। तो वो आप ऐसे भी गूगल सर्च कर देख सकते हैं, या कल भी आपको कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे शायद उसमें बिल्डिंग का हाइट ये सब दिए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ गूगल पे अपलोड रहता है कि लैंडिंग का हम कितना दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 10 फीट स्लैब लिए हैं, तो 10 फीट स्लैब लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, बीच में कितना हो जाएगा, 5 फीट हाफ पे लैंडिंग देंगे तो कितना होगा, 5 फीट। ठीक है, अच्छा ये बिर्थ पता रहता है, जैसे ये बिर्थ ये मान लीजिए 6 फीट का है, ये मान लीजिए 7 फीट का है, कितना है, 7 फीट का, ये कितना है, 7 फीट का। तो इसी बिर्थ के बराबर नहीं ये वाला होगा, देखिए तो ये प्लान व्यू बनाए थे, तो इसी बिर्थ के बराबर नहीं इसका बिर्थ होगा। तो ये बिर्थ तो हमको पता हो जाता है उसी से, जैसे 6 फीट 7 फीट का लिए हैं, तो ये 7 फीट यहाँ से होगा। ठीक है, तो 7 फीट में आपको कितना लैंडिंग देना है, लैंडिंग 3 फीट अगर ले रहे हैं तो ये 3 फीट, तो 3 फीट है, यहाँ से इंक्लाइन करके हम क्या कर देंगे, 25 डिग्री। अभी इसमें आप जितना ट्रेड देना है, जितना राइजर देना है, जैसे कै गो निकाल के लाए थे 24, तो मान लीजिए 24 को ऐसे आप राइजर दीजिए। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना हाइट है तो उसमें 24 को हो गया था, कितना कितना दूरी पे देते, ये सब वो बाद की बात चीज़ है, इतना भी डिटेल में आपको नहीं रहेगा पढ़ना ये सब चीज़, और अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब तो डिजाइन किया जाएगा, ये सब तो अभी नॉर्मल ही दे दिया है, ये सब खाली आपको फिगर बनाना है। मतलब एक तरह से ड्राइंग ऐसे हम बनाते थे ना बचपन में, ये वाला ड्राइंग बनाते थे, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ड्राइंग बनाते थे, बस वैसा ही सिंपल सा पढ़ना। हाँ, इसको और डिटेल में पढ़ सकते थे, लेकिन लास्ट टाइम में इतना ही काफ़ी है, ऐसा ही सी बना दीजिएगा। ट्रेड हो गया तो एक देखिए, एक राइजर 2 3 4 5, ठीक है, और ट्रेड का हो गया 1 2 3 4, एगो तो ये कॉमन आ गया इसमें। ठीक है, तो इस तरह से अब इसके ऊपर जाना है तो इसी तरह से रोलिंग देना है, तो रोलिंग भी इस तरह से हम लोग दिखा देते हैं, रोलिंग दे के। ठीक है, इस तरह से रोलिंग देके और अच्छा सुंदर से ड्राइंग बनाते हैं। हो गया आपका स्टेयर केस का, आप सभी पॉइंट को सीख चुके होंगे। ठीक है, तो बन जाएगा ना, किन्हीं से कोई दिक्कत, फार्मूला ये सब का यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब आते हैं फुटिंग का, आते हैं तो क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ था, 1 सेकेंड दिखा देते आपको। आपका 20 सीरीज क्वेश्चन में क्या था,
फुटिंग के बारे में था, है ना। ड्रॉ द डिटेल प्लान एंड सेक्शन ऑफ आरसीसी कॉलम एंड कॉलम फुटिंग विथ रिक्वायर्ड डिटेल्स। साइज ऑफ फुटिंग 1200 इंटू 1200 है, साइज ऑफ कलम 300 इंटू 300 है। पहले तो ये किन्हीं का क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा कि क्वेश्चन, क्योंकि आप कभी पढ़े होंगे ही नहीं होंगे। अगर वो जो डिप्लोमा वाले होंगे, जो लेटरल एंट्री से होंगे, वो समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक साइज ऑफ फुटिंग, फुटिंग किसको बोलते हैं, जो नीचे फाउंडेशन देते थे। और कॉलम, फाउंडेशन पे ही क्या दिया रहता है, कॉलम दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे देते हैं, पहले नीचे में सॉइल है तो सॉइल है। अब 1200 का क्या बोला, फुटिंग, और उसका क्या बोला है, आपको प्लान व्यू भी बोला है बनाने के लिए। और क्या बोला है, देख लेते हैं, दोनों था शायद बनाना। प्लान व्यू, ड्रॉ द प्लान और सेक्शन दोनों बनाना है, ठीक है, प्लान और सेक्शन दोनों बनाना है। तो प्लान व्यू सबसे पहले बनाते हैं, तब फुटिंग कितना का, 1200 इंटू 1200 का। तो ये 1200 इंटू 1200 का ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा, 1200 का लेंथ है और 1200 का क्या है, विड्थ है, ठीक है, यानी स्क्वायर फुटिंग है। तो ये 1200 इधर भी है, 1200 इधर भी है, 1200 है। इसमें कॉलम है, तो कॉलम को भी ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा, सिर्फ इसके अंदर क्या होगा, 300 था ना, कितना था, 300 इंटू 300 का। तो यही आपका हो गया प्लान व्यू, ये हो गया सिंपल सी प्लान व्यू। ऊपर से देखने पे 1200 इंटू 1200 का एक स्क्वायर फुटिंग है, तो उसको ऊपर से देखने में कैसा दिखेगा, ऊपर से तो स्क्वायर ही दिखेगा। कोई चीज़ हम ऊपर से देखेंगे, जैसे कि आपको दिखाते थे ना, एक सेकंड, वैसे ही रहिएगा, बैठे दिखाते हैं। अगर हम इस चीज़ को, अगर हम टॉप व्यू से देखें, टॉप ऊपर से क्या दिख रहा है, देखिए तो खाली एगो सर्कल दिख रहा है, ये है क्या, पेन है। इसको हम टॉप व्यू से देखने पे सिर्फ क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। अगर हम फ्रंट व्यू से देखते तो एक लाइन दिखता है, ठीक है, फ्रंट व्यू से देखने पे क्या दिख रहा है, लाइन। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ये स्क्वायर रहता, अगर स्क्वायर तो मेरे पास कुछ है नहीं, अगर देखते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है, कॉलम है, तो कॉल देखिए ऊपर से देखना, ऐसे तो रेक्टेंगल है, अगर स्क्वायर रहता तो कितना दूर दिखता, स्क्वायर दिखता। तो वही सिर्फ अगर हम ऊपर टॉप व्यू पर देखेंगे तो सिर्फ हमको क्या दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा। तो कॉलम के ऊपर ही फुटिंग रहता है, तो ये फुटिंग के ऊपर ही कॉलम रहता है, तो ये फुटिंग भी दिखेगा, कॉलम, अरे बाबू ऐसे देखो घर बनल रहता है तो ऊपर क्या रहता है, ये कॉलम निकल रहता है, जिसमें छड़ ऐसे रहता है, ठीक है। तो यही क्या, नीचे फुटिंग हो गया, ऊपर कॉलम हो गया। तब फुटिंग का लेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, कॉलम का कम होगा। तो ये 1200 इंटू 1200 का हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, फुटिंग हो गया। इसी में छड़ दिखाना, तो यहाँ छड़ होगा, यहाँ छड़ होगा, कॉलम में यहाँ छड़ होगा, यहाँ छड़ होगा। और इसके चारों तरफ स्टीरियप रहता है। स्टीरियप जानते हैं क्या होता है, ये छड़ है ना, ऐसे छड़ देखे होंगे, तो इसके चारों तरफ से बांधते रहता है बैठ के एगो आदमी। चार छड़ है ना, इस तरह से चार छड़ है मान लीजिए, तो ये आदमी क्या होता है, इस तरह से इसको बांधते रहता है, यही स्टीरअप कहलाता है। देखें ऐसा बांधते रहता है ढलाई के टाइम चारों तरफ से, इसी को स्टीरअप बोलते हैं। ऐसे रिंग शायद बोला जाता है, रिंग बोला जाता है, चूड़ी ऐसे रिंग बोला जाता है। तो यही आपका क्या है, स्टीरअप है। तो यह स्टीरअप दिखेगा, छड़ ऊपर से देखने पे क्या क्या दिखेगा, उसके अंदर जो छड़ रहेगा, छड़ दिखेगा ऊपर से, इसके चारों तरफ स्टीरअप रहेगा, स्टीरअप दिखेगा, ये कॉलम दिखेगा, ये फुटिंग दिखेगा। तब प्लान व्यू बना दिए, उस क्वेश्चन का प्लान व्यू बना दिए। दिया हुआ था 1200 इंटू 1200 का फुटिंग है और 300 इंटू 300 का क्या है, कॉलम है। तो उसका प्लान बनाएं और क्या बनाएं, सेक्शन व्यू बनाएं। अब इसको काटने पे कैसा दिखेगा, तो हम नीचे सबसे नीचे देखने जाएंगे तो क्या रहेगा, सॉइल रहेगा, वहाँ पे क्या रहेगा, सॉइल। सबसे नीचे क्या रहेगा, सॉइल रहेगा। अब क्या रहेगा, सॉइल के नीचे ऐसे सॉइल, ये है आपका सॉइल हो गया। अब सॉइल के बाद क्या रहेगा, यहाँ पे पीसीसी देते हैं, क्या देते हैं, सबसे पहले पीसीसी देते हैं, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो पीसीसी देते हैं, इसमें पीसीसी दे दिए। उसके बाद 1200 का क्या हो जाएगा, 1200 विड्थ, ऐसे इधरों रहेगा, ऐसे करके इधर, तो हमको इधर वाला तो नहीं दिखेगा, खाली सामने वाला दिखेगा। तो ये 1200 का क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा। इसके ऊपर 300 mm का क्या दिखा देना है, इसके 300 mm का कॉलम दिखा देना है। ये 300 mm का क्या हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर छड़ दिखाना है, अगर छड़ दिखाना है तो छड़ वो तो दिखबे ना करेगा। इसके बाद क्या दिखेगा, आगे ये दिखेगा आपको इस तरह से, स्टीरअप दिखेगा, ठीक है, स्टीरअप वाला। तो इसको सही से बनाते हैं, ठीक है। ये तो अभी रफ बता रहे थे, अब आइए इसको बताते हैं आपको कैसे बनाना है। एग्जाम में मतलब आया तो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसे लिखिएगा प्लान, क्या लिखिएगा, प्लान। प्लान में आपको रोलर स्केल लेते जाइएगा या जो भी स्केल ले जाना है। तो इस तरह से पहले स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर, रेक्टेंगल रहेगा तो रेक्टेंगल, जैसा रहेगा जैसा बनाएंगे। तो यहाँ पे 1200 इंटू 1200 है, मतलब क्या है, स्क्वायर। तो ये बना दिए, ये हो गया, हम सही से नहीं बना है स्क्वायर, लेकिन ये हो गया 1200 इंटू 1200। इसके अंदर में क्या दिखाना है, कॉलम दिखाना है 300 इंटू 300 का।
300 इंटू 300 का कॉलम दिखाना। अब कॉलम के अंदर ऊपर से देखिएगा तो क्या क्या दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कॉलम है, ये छड़ यहाँ पे रहता है, छड़ यहाँ पे दिखता है, छड़ दिखता है। उसके बाद चारों तरफ क्या दिखता है, स्टीरअप। यहाँ भी छड़ दिखेगा, यहाँ वाला छड़ दिखेगा, जो जितना छड़ हो, अगर 4 छड़ है तो 4 गो दिखेगा, 6 गो रहेगा तो 6 गो दिखेगा। और चारों तरफ से क्या दिखेगा, स्टीरअप दिखेगा। क्या दिखेगा, स्टीरअप दिखेगा। तो ये हो गया, इसको लिख दिए, प्लान व्यू हो गया। अब सेक्शन व्यू आते हैं। तो सेक्शन व्यू में सबसे पहले नीचे ज़मीन है, सबसे पहले नीचे ज़मीन है, और ओकरा पे हम क्या दे रहे हैं, पीसीसी पहले प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पीसीसी। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका पीसीसी। ठीक है, ये हो गया आपका पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब इसके ऊपर हम देंगे फुटिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर देंगे हम क्या, फुटिंग। फुटिंग कितना कितना mm का हो जाएगा, 1200 mm का दिया होता, 1200 mm का हो जाएगा। अगर ये फुटिंग कैसा है आपको, वो आपको आप पे डिपेंड करता है कि मतलब जिसका बना रहे हैं। तो ये फुटिंग दे दिए हम। ठीक है, ये कितना होगा, 1200 mm का। इसके ऊपर क्या है, कॉलम है, तो एक कॉलम दे दीजिए यहाँ से, कॉलम हो गया। कॉलम तो बहुत हाइट तक जाएगा। कॉलम दो तरह का होता है, एक डीप फुटिंग होता है। अच्छा, ये डेप्थ हो गया ना, तो इसको नाम देते हैं डेप्थ ऑफ फुटिंग। इसको नाम क्या देते हैं, डेप्थ ऑफ फुटिंग। ये बिर्थ हो गया, तो इसको नाम क्या देते हैं, बिर्थ ऑफ फुटिंग। इसको क्या नाम देते हैं, बिर्थ ऑफ फुटिंग। ठीक है, डेप्थ ऑफ फुटिंग हो गया, बिर्थ ऑफ फुटिंग हो गया। मैंने फुटिंग का था, दो तरह का होता है, एक डीप फुटिंग होता है, डीप पाइल होता है, और एक दो तरह का होता है। एक सेकेंड, मतलब ऐसे होता है, डीप फुटिंग होता है और सैलो फुटिंग होता है। ठीक है, दो तरह के नाम होता है, सैलो फुटिंग होता है, सैलो फुटिंग। तो ये रेशियो इसी पे डिपेंड करता है कि डेप्थ बाई बिर्थ के रेशियो अगर 1 से ग्रेटर देन है, डेप्थ बाई बिर्थ का रेशियो, डेप्थ फुटिंग और बिर्थ ऑफ फुटिंग का रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीप फुटिंग बोलते हैं। अगर यही लेस देन 1 हो जाएगा, इसका रेशियो अगर लेस देन 1 हो जाता है, लेस और इक्वल टू 1 हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलो फुटिंग बोलते हैं। तो दो तरह का हो जाता है। तो अभी तो वो सब चीज़ पूछा नहीं है। अब ये पीसीसी का बन गया, ये फुटिंग में, ये कॉलम बन गया। तो कॉलम में आपको सामने से देखिएगा, काटिएगा तो छड़ दिखेगा, इस तरह से छड़ दिखेगा, सामने में छड़ दिखेगा, और साथ में स्टीरअप का ये लेंथ दिखेगा, ये स्टीरअप वाला दिखेगा, है ना, ये स्टीरअप दिखेगा। तो ये हो गया आपका क्या, कॉलम हो गया। ये क्या हो गया आपका, कॉलम हो गया। ये क्या हो गया, फुटिंग हो गया। ये क्या हो गया आपका, फुटिंग हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखे, स्टेयर केस का देखे, इसका देख लिए। ठीक है, और क्या पूछ सकता है आपसे, ये हो गया आपका, कहाँ गया, ये प्लान भी हो गया, इसका एलिवेशन भी देख लिए हम लोग सेक्शन, और ये फुटिंग वाला देख लिए। अब उसके बाद 1 BHK ये सब तो देख ही लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें है, एगो में उसमें बता रहे थे ना, क्या बोलते हैं। अब सेक्शन ऑफ बीम को देख लेते हैं थोड़ा सा। सेक्शन ऑफ बीम, बीम क्या होता है ना, हॉरिजेंटल मेंबर होता है, ऐसे करके छत पे, ये छत पे बीम दिया रहता है। तब बीम का क्रॉस सेक्शन बताएं, ये है ना छत पे, इसी में ना हम पंखा उंखा ऐसे करके, ऐसे पंखा ऐसे करके लगा देते हैं, ये पंखा लगा रहता है। तो यही आपका क्या होता है, बीम होता है। यही क्या होता है, सॉरी, ये पंखा जिसमें लगा रहता है, यही क्या होता है, बीम होता है। इसी को बीम बोलते हैं। तो अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन देखना चाहते हैं, बोलेगा कि बीम दे देगा, साइज दे देगा कि इसका जो डेप्थ है वो 300 है, या बिर्थ जो है इसका 200, मतलब 3 इंटू 300 इंटू 300 का क्या है, एक बीम है। ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन दे देगा, 300 इंटू 300 का क्या है, बीम है, तो उसका क्रॉस सेक्शन बताइए। तो क्रॉस सेक्शन में क्या करना है, इस तरह से हम लोग को काटेंगे। अगर हम किसी चीज़ को, रेक्टेंगल को काटेंगे, अगर ये है रेक्टेंगल, तो इसको काटेंगे तो काटने पे क्या दिखेगा, रेक्टेंगल ही आगे दिखेगा। ठीक है, आगे क्या दिखेगा, रेक्टेंगल। अच्छा, 300 इंटू 300 है, मतलब स्क्वायर दिखेगा। तो स्क्वायर इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर बना लिए। अब इसके अंदर में क्या क्या दिखेगा, छड़ अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे छड़ दिखेगा, छड़ दिखेगा, छड़ दिखेगा। ठीक है, और छड़ दिखेगा, इसके चारों तरफ क्या रहेगा, स्टीरअप वाला भी दिखेगा, स्टीरअप भी दिखेगा। ये आपका क्या हो गया, स्टीरअप हो गया। इस तरह से बेंड किया रहता है, तो ये स्टीरअप हो गया। इसको कवरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवरिंग। ये क्यों दिया जाता है, ताकि एटमॉस्फेयर से हवा पानी इस स्टीरअप पे और रड पे ना लगे, छड़ पे ना लगे, ताकि वो इसमें जंग ना लगे। ठीक है, इसलिए ये सब क्या, इसको क्या होता है, कवरिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कवरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। तो ये भी क्लियर हो गया होगा।
तो स्टेयर देख लिए, बीम देख लिए, और क्या देख लिए, एक फुटिंग देख लिए। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, और तो कुछ ड्राइंग है नहीं, और वही 1 BHK वाला 2 BHK वाला पूछेगा। 1 BHK हो गया, 2 BHK हो गया, जिसमें तो ये वाला तो सुबह प्रैक्टिस करवा ही दिए हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम में इसका मतलब स्केल से बना देंगे कि डायरेक्ट है, तो स्केल से बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्केल मीन्स कहने का मेरा मतलब हो रहा है ना कि देखिए, रुक जाइए एक सेकेंड समझाते हैं। स्केल कहने का मतलब हो गया ना कि जैसे ये ले रहे थे ना, जैसे मान लीजिए कि आपको बताए थे कि 30 फीट इंटू मान लीजिए 50 फीट का आपको लेना है, क्या 30 फीट इंटू 50 फीट का ज़मीन है, उस पर घर बनाना है। तो 30 फीट को हम ऐसे लिख दीजिएगा, लेट अस या एज्यूम अस कुछ भी, या स्केल 30 फीट को हम किससे ये जूम कर रहे हैं, आपका किस में, सेंटीमीटर में ना है, तो सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर से ले रहे हैं। मतलब 1 फीट को हम किससे डिनोट कर दे रहे हैं, 1 सेंटीमीटर से। तो 30 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। आप पहले 30 सेंटीमीटर खींचिएगा ऐसे करके, 30 सेंटीमीटर भी ज़्यादा हो जाएगा, हाफ ले लीजिएगा, यानी हाफ 1 मीटर को हम हाफ सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है। तो एक फीट को तो ये कितना, 15 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप जैसे ये जूम करके बनाना है तो 15 हो जाएगा। तो ये 15 हो गया, क्योंकि पेज तो ज़्यादा चौड़ा रहेगा नहीं, तो ये 15 हो गया, मतलब हाफ मान लिए। 1 फीट में कितना मान लिए कि ये हाफ सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो 30 फीट है तो कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। लेकिन लिखना है क्या है आपको, 30 फीट ही लिखना है, 15 सेंटीमीटर नहीं लिखना है। फिर उसी तरह से इधर लिख लीजिए, 15 के आधा कितना हो जाएगा, 25, तो इस तरह से 25 बना लीजिएगा। तो आप स्केल पे मान के बनाइए या डायरेक्ट बनाइए, तो स्केलवे वाला बढ़िया रहेगा, उसमें सब चीज़ मतलब प्रॉपर, रूम ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं होगा। तो उसको जैसे मैंने कि अभी बता रहे थे ना, जैसे मान लीजिए कितना हो गया है, ये 30 फीट का हम कितना लिए, 15 फीट ना, तो हमको इसमें 2 रूम बनाने, यानी 7.5 पे ले लेंगे, 7.5 पे या 7.5 पे, तो इसमें एक प्रॉपर ढंग से बन जाएगा। मतलब इसमें रूम छोटा बड़ा या कोई चीज़ छोटा बड़ा नहीं होगा, सब सही से दिखेगा इस तरह से, ठीक है। मैंने हाफ पे दम हो गया। तो स्केल मान के मतलब जितना सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, तो अगर कम दिया रहेगा ना, जैसे 15 दिया रहेगा, 15-20 दिया रहेगा, तो इतने ले लीजिएगा, 15 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, 20 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, तो स्केलवा से बनाने में एक प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। अब थ्योरी देख लेते हैं, अगर लास्ट में फिर टाइम बचता है तो और एक प्रैक्टिस कर लेंगे, इसका कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है। तो चलिए अब थ्योरी देखते हैं, को करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या था, बेसिक डिफिनेशन था ब्रिक मैसनरी का, जहाँ पे क्लोजर था, क्लोजर है, ठीक है। क्लोजर में कौन कौन होता है, किंग क्लोजर, क्यून क्लोजर, 3/4 बैट, बेवेल्ड, क्वार्टर और क्वार्टर क्यून और हाफ बैट। इसमें क्या है ना कि ज़्यादा कुछ है नहीं। आप ब्रिक देखें, जिसको हम लोग ईंट से बोलते हैं, उसको टेक्निकल वर्ड में हम लोग ब्रिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बिल्डिंग का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, ब्रिक ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सेल का फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है। हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा ये है वो यूनिट है, वो क्या है, सेल है। उसी तरह से पूरा बिल्डिंग का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, आपका ब्रिक ही है, ठीक है। तो ब्रिक में अलग अलग टाइप का यूज होता है। जैसे घर बनते रहता है ना, जब घर हम लोग बनाते हैं तो उस घर में कहाँ पे, जैसे कि ऐसा नहीं कि पूरा पूरा फुल लेंथ का ब्रिक से मिलकर बनता है। कहीं कहीं अब देखिए यहाँ तक छोटा सा बच गया, तो यहाँ पे छोटा सा हम ईंट का यूज करेंगे, पूरा थोड़ के डाल देंगे, पूरा डाल के ऐसे बाहर थोड़ के निकाल देंगे, तो उसको हम काट देते हैं। तो कैसा कैसा यूज हो सकता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसी को हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ पे पहले क्लोजर क्या है, क्लोजर के नाम से पूछे, क्लोजर में इतना टाइप है, किंग क्लोजर, क्यून क्लोजर, 3/4 बैट, इस तरह से। तो क्लोजर इट इज द पोर्शन ऑफ ए ब्रिक विच ऑब्टेन्ड बाय कट ऑफ सम पोर्शन ऑफ ए होल ब्रिक। होल ब्रिक्स में हम उसको पोर्शन को कट करते हैं, अलग अलग डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट डायमेंशन से उसको कट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। अब क्लोजर में 6-7 टाइप का है मेनली, ठीक है। तो इतना से ज़्यादा बन ही नहीं सकता है, तो उसी को यहाँ पे किंग क्लोजर किसको कहते हैं। तो आप एक ब्रिक रखे हुए, ठीक है, आपके पास ब्रिक है, आपको क्या करना है, ब्रिक में विड्थ को हाफ से काट देना है, एक तरफ विड्थ को हाफ से काट देना है और लेंथ को हाफ से काट देना है, ठीक है। इस तरह से कट कर देना है, विड्थ को हाफ कर देना है एक साइड में, ठीक है। स्ट्रेच, अच्छा पहले तो ये बता दें कि जो ब्रिक होता है उसमें स्ट्रेचर हेडर कौन होता है,
स्ट्रेचर हेडर कौन होता है, सभी को पता है होगा वैसे, लेकिन हम एक बार और बता दें, इसको हेडर बोलते हैं, इसको स्ट्रेचर बोलते हैं, ठीक है। आगे वाला को फेस बोलते हैं, पीछे वाला को बैक बोलते हैं। तो ये जो छोटा वाला पोर्शन होता है ना, उसको हम स्ट्रेचर बोलते हैं। लंबा वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, छोटा वाला को हेडर बोलते हैं, लंबा वाला को क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि लेंथ को हाफ काट दिए और विड्थ को हाफ काट दिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किंग क्लोजर। तो आपसे डिफिनीशन अब लिखने बोल देगा, तो सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे। अगर फिगर सही बना दीजिएगा तो आपको वो डिफिनीशन पढ़ेगा नहीं, इतना कंफर्म है, क्योंकि उसको पता है कि ये फिगर देख लिया किंग क्लोजर का फिगर है, ठीक है। और उसको जब इतना फिगर बना दिया तो लिखने नहीं आया होगा, यही समझ के वो क्या कर देता है, जल्दी जल्दी उसको कॉपी चेक करना होता है। तो ये लिखना है आपको क्या, कि जब हम ब्रिक को हाफ ऑफ विड्थ और हाफ ऑफ लेंथ कट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर बोलते हैं। फिगर बना देना है जैसे बना हुआ है, विड्थ एक तरफ पूरा रहेगा, लेंथ एक तरफ पूरा रहेगा। एक तरफ लेंथ को हाफ से काट देंगे, एक तरफ विड्थ को हाफ से काट देंगे, ये हो गया आपका किंग क्लोजर। अब आते हैं क्यून क्लोजर क्या है। तो क्यून क्लोजर में क्या होता है, विड्थ बीचों बीच से, ईंट के बीचों बीच से विड्थ वाइज इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। विड्थ हाफ इधर भी हाफ इधर भी काटते हुए, मतलब आधा आधी, बीचे से आधा आधी कर देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्यून क्लोजर। मतलब लेंथ को कट करना है, किसको कट करना है, लेंथ को। मतलब ये वाला ईंट, जैसे ये वाला रखा हुआ, ये मान लीजिए रखा हुआ, इसको हमको कट करना है, क्यून बनाना है। क्या बनाना है, क्यून बनाना। तो क्यून के लिए हम इसको क्या करेंगे, बीचों बीच से हाफ कर देंगे, ठीक है। एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो ये लेंथ वाइज कट कर दिए, इसी को हम लोग क्या बोल दिए, क्यून क्लोजर बोल दिए। यानी इसका टाइम फिगर कैसे बनेगा, तो विड्थ हाफ इधर होगा, विड्थ हाफ इधर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यून क्लोजर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं 3/4 बैट क्या होता है। तो 3/4 बैट में क्या करना है कि आपको लेंथ को, ऐसे ईंट है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, जो हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे उसको ध्यान से देखते जाइएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो विड्थ, मतलब हम ऐसे विड्थ बना ईंट बनाए हैं, तो इसको ऐसे करेंगे तो आधा हो गया, ये कितना हो गया, एकक भाग हो गया, मतलब एक के 4 भाग कर दीजिए। एक को कितना भाग कर दीजिए, 4 भाग। तो फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग, थर्ड भाग, और क्या हो गया, फोर्थ भाग। हम ब्रिक को कितना भाग में काट दिए, 4 भाग में काट मतलब 4 पार्ट में नाम दे दिए। तो एक पार्ट आगे से काटना है, सिर्फ क्या करना है, एक पार्ट आगे से काटना है, यानी 3/4 पूरा में से एक पार्ट को कट करना है, ठीक है, विड्थ वाइज। कौन सा वाइज, विड्थ वाइज। तो यही हो जाएगा आपका क्या, 3/4 बैट, यानी यहाँ से आपको कट करना है, विड्थ को यहाँ से कट करना, तो यही हो जाएगा कितना, 3/4। 1/4 इधर हो गया जो कटा, यानी विड्थ को आगे से थोड़ा सा 25%। अच्छा, ये तो 1/4 है, अगर परसेंटेज में पूछे तो कितना आगे से हटाना है, 25% हटा देना आगे से, विड्थ को आगे से 25% काट देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, विड्थ तो जितना है उतना ही रह जाएगा, क्योंकि देखिए विड्थ में कट हुआ तो कोई पड़ेगा, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा, विड्थ ही। लेकिन लेंथ में कम हो जाएगा, पूरा लेंथ L था तो ये भी कितना रह जाएगा, 3/4 L ही रह जाएगा। आगे कितना कटा, 1/4 लेंथ कटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3/4। नाम से ही पता चल रहा है कि चौथाई, एक भाग हट जाएगा, ठीक है। जैसे होता है ना, आपको 4 भाग, मतलब एक को हम क्या लिख सकते हैं कि 4/4, मतलब 4 1, तो वही एक भाग हटा देना 4 से, यानी कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, 3/4 बैट। आते हैं नेक्स्ट, आते हैं बेवेल्ड क्लोजर। बेवेल्ड क्लोजर क्या है कि हम ऐसा करते हैं कि इधर विड्थ को हाफ कर देते हैं, इधर लेंथ तक बीचे से ऐसे करके मिलाते हुए चल जाते हैं, मतलब ऐसे समझिएगा। ये आपका ईंट है, ये आपका ईंट है, इसको कैसे कट करना है देखिएगा, ब्लू वाला पेन से दिखाएंगे आपको, बस इतना ही देखते चलिएगा ना, क्लियर हो जाएगा। विड्थ को हाफ से और लेंथ को नहीं कुछ करना है, यहाँ से ऐसे मिला देना है। अब ये वाला जो पोर्शन बचा, ये जो पोर्शन बचा, यही क्या है, बेवेल्ड है। यही क्या है, बेवेल्ड। यानी इधर से कितना कट किए, B/2, इधर से पूरा B रह जाएगा, एक तरफ B/2 रहेगा, एक तरफ कितना रह जाएगा, B रहेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, बेवेल्ड क्लोजर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, बेवेल्ड क्लोजर। तो याद होते जा रहा है बाबू, याद करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। देखना सुनना आसान लगता है, याद रखना वहाँ लिखना बहुत टफ हो जाता है एग्जाम में बैठने पे, ठीक है। वो देखिए, हम समझ सकते हैं आपका दर्द, क्योंकि सबके साथ वही रिपीट, मतलब वही साइकिल चलते रहता है। पढ़ के जाइए, पढ़िए, फिर वहाँ जाके सही से याद ही नहीं आता है कि क्या हम लिखे, मतलब क्या लिखे। हमको आ रहा है
क्वेश्चन भी पता हो गया कि ये क्वेश्चन है, अब उसके बारे में लिखा ही नहीं रहा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, किंग क्लोजर क्या होता है, विड्थ बाई 2 लेंथ बाई 2 को अगर हाफ करते हैं तो उसको हम किंग क्लोजर बोलते हैं। क्यून क्लोजर किसको बोलते हैं, विड्थ बाई 2 और मतलब लेंथ वाइज कटिंग कर देते हैं हाफ से तो उसको क्यून क्लोजर बोलते हैं। 3/4 बैट में क्या होता है, एक पोर्शन को हटा देते हैं आगे से विड्थ वाइज, ठीक है। बेवेल्ड क्या होता है कि हाफ विड्थ, एक साइड हाफ विड्थ, एक साइड क्या होता है हाफ विड्थ होता है, दूसरे साइड फुल होता है। एक साइड हाफ विड्थ करने का मतलब ये हाफ विड्थ हो गया, यहाँ से काटते हुए इसे तिरछाई काट दीजिए, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन रंगे है यही बचेगा, इधर से हट जाएगा, तो इसी को बेवेल्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेवेल्ड क्लोजर बोलते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वार्टर क्यून में आते हैं। क्वार्टर क्यून क्या होता है, तो ये आपको क्या करना है ना कि लेंथ को भी आधा काट देना है और विड्थ को भी आधा कर देना है। ईट में देखिएगा यहाँ पे बनाएंगे, काटेंगे तो देखिएगा, लेंथ को भी आधा काटिए, लेंथ को आधा काटिए मतलब ये लेंथ हो गया, लेंथ वाइज आधा हो गया, और क्या करना है विड्थ वाइज भी आधा, मतलब ये वाला एक पोर्शन, यही एक पोर्शन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, क्वार्टर क्यून बोलते हैं। यानी लेंथ भी यहाँ पे क्या है, हाफ है, और ये क्या है, विड्थ भी क्या है, हाफ है। तो विड्थ और लेंथ क्या होना चाहिए, हाफ, मतलब एक ईटा को 4 टुकड़ा में बांट दीजिए, वही एक टुकड़ा को क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं। क्वार्टर, अच्छा सॉरी इसको क्यून पढ़ लेते हैं। क्वार्टर क्या है, क्वार्टर, क्वार्टर किसको कहते हैं आप खुद सोचिए। जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल का एक क्वार्टर कितना का होता है, ये वाला होता है ना एक फर्स्ट, मतलब सर्कल को 4 पार्ट में बांट दीजिए, ठीक है। सर्कल को कितना पार्ट में बांट दीजिए, 4 पार्ट में, तो यही एक पार्ट क्या कहलाता है, क्वार्टर क्यून कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वार्टर क्यून। क्लियर है, चलिए। अच्छा अब नेक्स्ट आते हैं हाफ बैट। हाफ बैट किसको बोलते हैं, तो आपको क्या करना है, विड्थ को सेम ही रहने देना है, विड्थ को सेम ही रहने देना है, और इसको लेंथ विड्थ वाइज इसको क्या कर देना, कट कर देना है, विड्थ वाइज कट कर देना है। तो यही वाला एक पोर्शन क्या हो जाएगा, हाफ बैट हो जाएगा। मतलब कि लेंथ को आधा से काट दीजिए, यानी विड्थ वाइज काटिए। तो ऐसा 2 क्वेश्चन देखा ना, क्यून क्लोजर क्या किया था, लेंथ को काटा था, क्यून क्लोजर लेंथ को काटा था, हाफ बैट किसको काटा, विड्थ को काटा, ठीक है। विड्थ को इधर से काट दिए तो एक पोर्शन क्या बच गया, हाफ बैट बच गया। और क्यून क्लोजर क्या था, कि ये वाला ईट था, इसको बीचों बीच से ऐसे काट दिया लेंथ वाइज, ये क्या है, विड्थ वाइज है। तो ऐसे करके याद कीजिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया। इसमें कोई भी बोलेगा तो आपको याद रखना है कि किंग क्लोजर क्या था, क्यून क्लोजर क्या था, 3/4 बैट क्या था, और बेवेल्ड क्या था, क्वार्टर क्यून क्या था, हाफ बैट क्या था। तो आई होप मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। क्वार्टर बोलेगा, देखिए इसमें कौन याद नहीं हो सकता है आपको, जो हम पहले बता देते, थोड़ा थोड़ा सिखाते चलते, क्योंकि अब एग्जाम है तो आपको 5-6 घंटा टाइम है आपके पास, तो हम ही थोड़ा सा गाइडेंस करते, मेरे साथ रिपीट करते चलिएगा कि हाफ बैट क्यून क्लोजर में तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम जस्ट अपोजिट है। क्यून क्लोजर है मतलब बीचे से काट दीजिए लेंथ वाइज, और हाफ बैट है तो इसको विड्थ वाइज काट दीजिए, ठीक है। 3/4 वाला भी नामे से बता रहा है कि अगला एक पोर्शन क्या कर देना, हटा देना। क्वार्टर ये तो खुद ही पता चल गया कि एक ईट को 4 पार्ट काटना है, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे फर्स्ट किंग क्लोजर, अब बेवेल्ड में थोड़ा सा क्या है याद करना, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेंथ आधा विड्थ आधा किंग क्लोजर, लेंथ आधा विड्थ आधा किंग क्लोजर, ठीक है। और बेवेल्ड में क्या होगा, विड्थ आधा एक साइड और दूसरा साइड फुल, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, बेवेल्ड कहेंगे। तो जैसे भी याद हो कर लीजिएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिए थे टाइप ऑफ बॉन्ड, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन आपको पक्का पूछ सकता है, कोई 2 गो, ठीक है, कोई 2 गो या 3 गो पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए स्ट्रेचर हेडर पूछ दे, या इंग्लिश बॉन्ड डबल फ्लेमिश बॉन्ड पूछ दे। अब पूछा हुआ भी क्वेश्चन है इंग्लिश बॉन्ड डबल फ्लेमिश बॉन्ड, तो टेक्स्ट बुक में तो अलग तरह से ना समझाया है, यहाँ पे देखिए हम बहुत इजी तरह से समझा देंगे। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, गार्डन बॉल बॉन्ड हो गया, फेसिंग बॉन्ड हो गया, जिगजैग बॉन्ड हो गया। तो कोई भी 2 गो 3 गो यहाँ से रह सकता है, ठीक है, यहाँ से कोई भी 2 क्वेश्चन रह सकता है। तो पहले ही ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, और सभी को पढ़ के जाइएगा। कौन पूछ देगा इसमें नहीं पता है, ठीक है, हम कंफर्म नहीं बता सकते। हाँ इतना गेस कर सकते कि स्टेशनरी हेडर में पूछ सकता है या इंग्लिश और डबल फ्लेमिश में पूछ सकता है, ठीक है। तो बस मतलब इतना तक याद कर लीजिएगा। चलिए बारी बारी से सबको देखते हैं। पहला था स्ट्रेचर बॉन्ड। अच्छा ये पहले बॉन्ड क्या है जो समझाते हैं आपको। बॉन्ड क्या है, तो घर बनते देखे होंगे सभी लोग, घर में क्या होता है ना कि ईंट लगाया जाता है। तो ईंट को कैसे रखे कि मान लीजिए पहले एक ऐसे लेंथ वाइज रखे, फिर ऐसे खाली ऐसे ऐसे अगर सरिया देगा ना ईंट, तो घर टिकाऊ नहीं होगा, मतलब नहीं वो स्ट्रेंथ देगा। खाली ऐसे मान लीजिए एक का ईंटा धर दिया, एक का ईंटा धर दिया, फिर ऊपर से एक ईंटा दे दिया, फिर पहले समझ लीजिए बढ़िया से,
फिर एक ईंटा रख दिया यहाँ पे, फिर एक ईंटा रख दिया, फिर ऐसे खाली ईंट रखते जा रहा है। जैसे कि हम लोग हमको रखने बोले तो हम खाली क्या करेंगे, ऊपर ऊपर सरिया देंगे ऐसे करके। तो ये क्या होगा, आप खुद सोचिएगा, देखिएगा, ये खाली ऊपर से क्या कर दिए, ईंट सजा दिए ऐसे करके, जैसे जैसे धैल था वैसे वैसे धर दिए। क्या होगा कि इसमें कि जब इस पे लोड पड़ेगा तो यहाँ कोई कम्बिनेशन है, यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट। जैसे ही इस पे लोड पड़ेगा यहाँ से गिर जाएगा, करगी करगी वाला यहाँ से लोड पड़ेगा तो मतलब कहीं से भी, बीच से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि करगी से ही हो सकता है। बीच से लोड पड़ा, बीच से दुअथा हो गया, इधर इधर वाला दीवार, क्योंकि कोई कम्बिनेशन ही नहीं है, इंटरलॉकिंग ही नहीं है, दम खाली क्या है, दम ऐसे ऐसे खाली जगह है, ठीक है। तो इधर से इधर सेपरेट हो जाएगा, ये जैसे इधर दीवार क्या हो जाएगा, लोड पड़ने पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम कंबाइन करना चाहते हैं, इंटरलॉक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको बॉन्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। अब बॉन्ड का नाम अभी देख ही रहे थे, लेकिन पहले ऐसे बताते हैं। क्या करते हैं ना कि एक ईंट को ऐसे दे देते हैं और दूसरा ईंट को ऐसे दे दिया। अब क्या करेंगे, पहले हाफ भी ईंट को यहाँ दे देते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। अब क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे एक ईंट देंगे। अब क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इसको देखिए कैसे, इसको यहाँ तक ले चला है, और देखिए रेड पेन से बनाते हैं। और इसको क्या कर दिए, यहाँ से एक ईंट दे दिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से एक ईंट दे देंगे, ये वाला इंटरलॉकिंग कर जाएगा। अब यहाँ से देंगे तो ये वाला एगो इंटरलॉकिंग कर जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये वाला। फिर इसके ऊपर ये वाला दे देंगे इस तरह से। अब देखिए, तो अब सेपरेट हो सकता है, इंटरलॉक हो गया, यहाँ इंटरलॉक हो गया, यहाँ से सेपरेट नहीं हो सकता है। फिर यहाँ इंटरलॉक हो गया, यहाँ से नहीं सेपरेट हो सकता है। यहाँ इंटरलॉक हो गया, बीच से कैसे सेपरेट हो सकता है। तो इस तरह से इंटरलॉकिंग करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या है, ठीक है, बॉन्ड क्या होता है। तो उसी में अलग अलग टाइप क्या आता है, अलग अलग नाम कर दिया गया है कि हम कब कैसे इसको इंटरलॉक करें, तब हम क्या नाम दे सकते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड कब नाम से दे सकते हैं, हेडर बॉन्ड कब नाम दे सकते हैं, इंग्लिश बॉन्ड कब नाम दे सकते हैं, डबल फ्लेमिश बॉन्ड हो गया। पहले तो नाम ही याद रख लीजिए, अगर बॉन्ड पूछेगा तो ये सब नाम लिख दीजिएगा तो समझेगा कि आपको आता है, ठीक है। तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, गार्डन वॉल बॉन्ड हो गया, फेसिंग बॉन्ड, जिगजैग बॉन्ड, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, स्ट्रेचर बॉन्ड क्या है। तो अगर फ्रंट व्यू, कल आपको प्लान व्यू, सेक्शन व्यू, फ्रंट व्यू समझा रहे थे, तो अगर फ्रंट व्यू में सिर्फ स्ट्रेचर दिखे, क्या दिखे, स्ट्रेचर। स्ट्रेचर किसको बोलते हैं, एक ईंट होता है, इसको ऐसे ईंट है आपको, और इंजीनियर प्रोजेक्ट पे इसका एक वीडियो भी डाले थे, ठीक है, कौन स्ट्रेचर है कौन हेड है, इस तरह से करके वीडियो भी डाले थे। तो ईट तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, एक सेकेंड। तो वहाँ पे भी वीडियो डाले थे, लेकिन पता नहीं आप लोग देखिएगा तब ना, देखिए नहीं करते हैं तो देखा कीजिए, कुछ डालते हैं तो देखा कीजिए, ठीक है। ये लेंथ है, ये क्या है आपका, विड्थ है। तो लेंथ इनटू ये वाला एरिया को ना, इसी को स्ट्रेचर बोलते हैं। हेडर किसको बोलते हैं, जो आगे दिखता है उसको क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। तो अगर फेस पे, फ्रंट व्यू पे सिर्फ स्ट्रेचर दिख रहा हो, यही सिर्फ पोर्शन दिख रहा होगा ये वाला, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेचर बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए स्ट्रेचर है, सॉरी हाँ एस से डिनोट करते हैं, स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर। अब बॉन्ड क्या हो गया, देखिए यहाँ पे बॉन्ड हो गया, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, इस तरह से, ठीक है। तो स्ट्रेचर मिलाकर सिर्फ बनाए हैं, क्या बनाए, स्ट्रेचर। सिर्फ क्या दिख रहा है, फेस में सिर्फ क्या दिख रहा है, स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। अगर बॉन्ड में मतलब वैसा बॉन्ड जिसको सिर्फ स्ट्रेचर द्वारा बनाया गया है, वैसा बॉन्ड जो सिर्फ स्ट्रेचर द्वारा बनाया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड कहते हैं। ये ओनली शो स्ट्रेचर इन द फेस में सिर्फ स्ट्रेचर दिखे, ठीक है। तो स्ट्रेचर बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड द रनिंग बॉन्ड। अगर आपको रनिंग बॉन्ड के भी नाम से पूछे तो स्ट्रेचर होगा, ठीक है। ये सब चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि रनिंग बॉन्ड बोल रहे हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड बोल रहे हैं। इज क्रिएटेड व्हेन ब्रिक आर लेड विथ ओनली देयर स्ट्रेचर शोइंग ओवरलैपिंग मिडवे विद द कोर्सेस ऑफ ब्रिक बिलो एंड एबव। आपको क्या करना है कि कोर्स इसको बोलते हैं, जो ईटा सरियाते हैं ना उसी को कोर्स बोलते हैं। तो ये इसके ऊपर इसके नीचे एबव और बिलो सभी को हम क्या सजाएं, किससे सजाएं, स्ट्रेचर से सजाएं, स्ट्रेचर से बॉन्ड बनाएं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड कहते हैं।
तो स्ट्रेचर बॉन्ड इन द ब्रिक इज द सिंपलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न। ये क्या होता है, रिपीटिंग पैटर्न होता है, मतलब बार बार से स्ट्रेचर स्ट्रेचर देते जाइए। तो ये सब जो लिखा हुआ वो तो हम आपको पहले ही बोल दिए है ना, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन आप सुनिएगा एक बार तो आपको ज़्यादा याद होगा। इट इज यूज्ड इन द स्टील और रेनफोर्समेंट कंक्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर एज द आउटर फेसिंग। दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज द आउटर फेसिंग ऑफ कैविटी वॉल। अदर कॉमन एप्लीकेशन सच एज बॉल और द बाउंड्री बॉल, गार्डन बॉल, मतलब बाउंड्री बॉल बनाने के लिए घर के चारों, जैसे कॉलेज में देखते होंगे चारों तरफ से बाउंड्री है ना, तो उस वो सब बनाने में स्ट्रेचर बॉन्ड का यूज आप कर सकते हैं। इट थिकनेस ऑफ हाफ ऑफ ब्रिक, ये कितना होता है, हाफ ऑफ ब्रिक का थिकनेस होता है। पूरा कितना होता है थिकनेस ब्रिक का अथी बताइएगा, 90 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, मतलब 19 सेंटीमीटर का लंबाई होता है, 9 सेंटीमीटर का चौड़ाई होता है और 9 सेंटीमीटर का क्या होता है, मोटाई होता है। तो ये हाफ ब्रिक हुआ ना, 9 के आधा करेंगे 19 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 के आधा करेंगे तो कितना, 9 दूनी 18, 9.5 के लगभग होगा। तो एक हाफ ब्रिक, पूरा ब्रिक कितना होता है 19 सेंटीमीटर का, तो हाफ ब्रिक क्या हो जाएगा, इट थिकनेस ऑफ हाफ ब्रिक, यानी इसका मोटाई कितना होता है हाफ ब्रिक के बराबर, यानी इसका मोटाई क्या, मतलब इसका थिकनेस पूछ रहा है, तो इसका हाफ ब्रिक के बराबर लगभग होता है। तो उतना हेडर बॉन्ड क्या होगा, जिसमें सिर्फ हेडर दिखे, देखिए ईटा कैसे रखा है, ऊपर से देखिएगा ये फ्रॉग दिख रहा है, फ्रॉग समझते हैं ना, इंटरलॉकिंग करने का काम करता है, जहाँ पे मसाला मोटार डाले तो एक ईंट से दूसरे ईंट के बीच में क्या करे, तो ये सिर्फ आगे में देखिए क्या दिख रहा है, हेडर दिख रहा है। तो अगर सिर्फ वैसा बॉन्ड जो बॉन्ड बनाते टाइम सिर्फ हम हेडर का अगर यूज करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, हेडर बॉन्ड कहते हैं। यानी एक ईटा को खाली लंबाई में रख दीजिए, लंबाई में रखना, लेकिन देखिए एक ईटा यहाँ पे रखे हैं तो दूसरा ऊपर वाला ऐसे रखना, इसी के ऊपर नहीं रख देना कि एक ईटा रखे हैं फिर एक ईटा रखे हैं फिर एक ईटा, ऐसे रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेडर। सिर्फ आपको अगर फेस में सिर्फ हेड दिखे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेडर बॉन्ड कहते हैं। तो हेडर बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज द हेडिंग बॉन्ड। इन हेडर बॉन्ड ऑल ब्रिक इन ईच कोर्स आर प्लेस्ड एज ए हेडर ऑन द फेसेस ऑफ द बॉल। इन हेडर बॉन्ड्स आर ओवरलैप इन केप्ट इक्वल टू द हाफ ऑफ ब्रिक। ये भी क्या होता है, इसका थिकनेस के बराबर, यानी ये भी हाफ ऑफ ब्रिक के बराबर। 3/4 ब्रिक बैट्स आर यूज्ड इन द अल्टरनेट कोर्स आर क्वाइंस। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, नेक्स्ट आया इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड क्या है, तो अगर एक लाइन में अगर हम हेडर दे, अगर हम नीचे सिर्फ हेडर दे रहे हैं और सेकेंड लाइन में स्ट्रेचर दे, फिर एक लाइन में हेडर दे, फिर दूसरे लाइन में स्ट्रेचर दे, फिर एक लाइन में हेडर दे, ये लगभग अपना तरफ यूज होता है, ठीक है। हम लोग का यूज जो होता है इंग्लिश बॉन्ड ही होता है। तो इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है कि एक लाइन में अगर हेडर रहे तो दूसरे लाइन में क्या रहेगा, स्ट्रेचर रहेगा, फिर एक लाइन में हेडर रहेगा तो दूसरे लाइन में स्ट्रेचर रहेगा। मतलब एक लाइन में अगर ऐसे ईटा दिया जा रहा है तो दूसरे लाइन में इसके ऊपर से ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। एक ईटा इस पे, एक ईटा इस पे, फिर इसके ऊपर क्या होगा, फिर यहाँ पे ईट रहेगा, इस तरह से, समझ रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। देखते होंगे ना गांव घर में बना हुआ रहता है जो, पहले देखिए ऐसे 2 ईंट ऐसे करके बिछा देता है, ऐसे एक ईंट दे दिया और दूसरा ईंट दे दिया। अब इसके ऊपर 2 ईंट ऊपर से देखिएगा इस तरह इधर से देगा, एक ईंट इधर से हो गया और फिर एक ईंट इधर से हो जाएगा। तो पहला लाइन में क्या था, नीचे स्ट्रेचर था नीचे, और ऊपर दूसरा लाइन में क्या हो गया, हेडर आ गया। फिर अगर इसके अगला बनाना चाहता तो ऊपर से फिर 2 गो ऐसे करके देगा और फिर ऊपर से 2 गो हेडर देगा। मतलब क्या करना है कि एक लाइन में स्ट्रेचर रहेगा, एक लाइन में हेडर रहेगा, एक लाइन में स्ट्रेचर रहेगा, एक लाइन में हेडर रहेगा। तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। तो वन कोर्स हेडर एंड अनदर कोर्स स्ट्रेचर अल्टरनेटिव। एक कोर्स पर हेडर दीजिए, एक कोर्स पे हेडर रहेगा, सेकेंड कोर्स पे स्ट्रेचर, फिर हेडर फिर स्ट्रेचर। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर बॉन्ड एंड इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर में यही बॉन्ड का यूज किया जाता है। अब आते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है कि एक ही में मिला दीजिए, पहला एक ही कोर्स में मिला दीजिए, पहले स्ट्रेचर दीजिए फिर हेडर दीजिए, फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर। तो अगर हम मिक्स कर दे रहे हैं एक ही कोर्स में स्ट्रेचर हेडर को मिक्स कर दे रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। तो एन अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक सच दैट ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट ब्रिक हैविंग their short side header and long side stretcher facing outward with alternate course being offset, ठीक है।
गार्डन वॉल बॉन्ड क्या है? तो ये मैसनरी बॉन्ड इन विच ऑल कोर्सेज कंसिस्ट ऑफ वन हेडर टू 3 और 4 स्ट्रेचर द कोर्स ब्रेकिंग जॉइंट ए वेराइटी ऑफ पैटर्न्स। गार्डन वॉल बॉन्ड लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि गार्डन में जो यूज होता है बॉन्ड उसको हम बोलते हैं। गार्डन वॉल कहने का मतलब है ना कि अगर बीच कोर्स कंसिस्ट वन हेडर, अगर एक वन हेडर दिए, एक लाइन अगर हेडर दे रहे हैं, एक लाइन अगर हम एक कोर्स में खाली हेडर दे रहे हैं, ठीक है, तो 3 कोर्स या 4 कोर्स तक आपको स्ट्रेचर देना होगा। इसमें स्ट्रेचर, इसमें स्ट्रेचर, स्ट्रेचर हो गया। फिर क्या करना है, इसके ऊपर भी स्ट्रेचर दीजिए, इसके ऊपर भी स्ट्रेचर दीजिए, मतलब ऐसे नहीं मिला मिला के, ऐसे स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, ठीक है। फिर यहाँ पे स्ट्रेचर दीजिए, फिर स्ट्रेचर, 3 गो स्ट्रेचर दीजिए, तब फिर इसके ऊपर क्या दीजिएगा, हेडर दीजिएगा। इसके ऊपर क्या दीजिएगा, हेडर। ये हो गया आपका हेडर। ये ऐसे कंफ्यूज हो गए होंगे, रेड और ब्लू से बना के दिखाते तो ज़्यादा समझ में आएगा। रेड को मान लीजिए हेडर दे रहे हैं, रेड को क्या दे रहे हैं, हेडर, रेड वाला हेडर है, ठीक है। तो नीचे में दे दिए खाली हेडर दे दिए, ये क्या हो गया, खाली हेडर लाइन हो गया। अब ब्लू वाला रहेगा आपका स्ट्रेचर, ब्लू वाला क्या रहेगा, स्ट्रेचर। देखिए ब्लू वाला ये स्ट्रेचर है, एक स्ट्रेचर हो गया, स्ट्रेचर हो गया। एक लाइन स्ट्रेचर नहीं, 3 लाइन स्ट्रेचर या 4 लाइन स्ट्रेचर देना होगा, ठीक है। 4 लाइन, 2 लाइन हुआ, 3 लाइन हुआ, 3 कोर्स में क्या दिया, स्ट्रेचर। तो 3 या 4 दे सकते हैं, तो हम 3 ही को लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, फिर से ऊपर क्या देना है, अब हेडर देना है, फिर से ऊपर क्या देना है, हेडर देना है, ठीक है। इस तरह से ये हेडर दे दिए, ये हेडर दे दिए, तो मतलब एक कोर्स में हेडर, 3 कोर्स, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्डन वॉल बॉन्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं प्लानिंग ऑफ। अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 का चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्लोजर पढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 में बॉन्ड पढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 में प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग पढ़ते हैं। तो मेन पॉइंट टू बी कंसीडर बाई प्लानर, हम लोग जब बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं तो क्या क्या चीज ध्यान में रखना होता है। तो पहला ध्यान में रखना होता है कि क्लाइमेट ऑफ साइट कैसा है एंड इट्स इफेक्ट। जैसे मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे हमेशा पानी का जमाव होता है या बर्फ पड़ता है, क्योंकि इसलिए देखा जाता है ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम उसका क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। अगर बर्फीली एरिया में है तो हम वहाँ पे बर्फ का जो लोड आने वाला है फ्यूचर में उसको भी कंसीडर करके उसका क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि देखते होंगे कि बहुत सारा अभी कौन ब्रिज पात कौन ऐसे ही करके कोई साइक्लोन आया था, वो क्या किया है, बहुत को ले मरा, ठीक है। तो ये सब चीज को पहले ही कंसीडर करना होता है कि कौन सा एरिया में, जैसे हम लोग का एरिया है तो हम लोग के एरिया में क्या है कि हम लोग ना सिस्मिक लोड को कंसीडर करते हैं, ना बर्फ लोड को, ना एयर। कभी हम लोग का हवा इतना आया है कि आदमी तो उड़वे नहीं करता है, घर कहाँ से उड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग तरफ उतना विंड लोड भी नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग वो सब लोड कंसीडर ही नहीं करते, ना विंड लोड करते हैं, ना आइस लोड करते हैं, ठीक है। किसी भी लोड के नहीं, बस खाली जो डेड लोड, लाइव लोड आने वाला है, बस उसी को कंसीडर करके हम लोग घर बना लेते हैं। तो हम लोग को उतना पता नहीं चलता है कि हाँ ये सब चीज़ भी होता है। लेकिन जो इंजीनियर्स हैं आपको ये चीज़ जानना होगा कि कौन सा एरिया में आपको भेजा जाएगा, ठीक है, आप कहाँ जाकर बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको डिजाइनिंग करना होगा। तो क्लाइमेट ऑफ साइट एंड इट्स इफेक्ट आपको क्या करना है, जानना है। लिविंग हैबिट्स ऑफ द ऑनर एंड हिज रिक्वायरमेंट्स, उसका कैसा हैबिट है रहने का। बजट ऑफ द ऑनर, ऑनर का बजट क्या है, ठीक है, बजट के हिसाब से ही तो उसका डिजाइनिंग करेंगे। बाई लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जो बाई लॉ होता है ना, बिल्डिंग के बारे में बताता है कि आपको छज्जा कितना बाहर निकालना है, कितना मंजिला तक ले जाना है। ऐसा नहीं कि आप 10 मंजिला बना दिए, आप कैसा फाउंडेशन दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा कितना मंजिला तक ले जा सकते हैं, कितना फ्लोर बना सकते हैं, आप कितना वेंटिलेटर दे सकते हैं, कितना विंडो दे सकते हैं। 5 से 10% से ज़्यादा ओपन एरिया नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब पूरा घर है ना, तो उसमें ज़्यादा ओपन नहीं, यानी कि एक गो घर में 2-3 गो गेट दे रहा है, खिड़की दे रहा है, ज़्यादा ओपन एरिया नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब बाई लॉज में लिखा हुआ रहता है, तो उसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। जब हम घर, मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, हम मटेरियल का जो कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला मटेरियल है उसका करेंगे, एनालिसिस करेंगे। मेथड, कौन सा मेथड से हम बनाए उसका देखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, आस्पेक्ट हो गया, प्रोस्पेक्ट हो गया, ग्रुपिंग, इकोनॉमिक, रूमिनेस, सर्कुलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, फर्नीचर रिक्वायरमेंट, प्राइवेसी, सैनिटेशन। तो सब हम उसमें कहाँ पे मतलब कैसा दिखेगा, उसका शेप कैसा होगा, उसका मास कैसा होगा, ठीक है। वॉल्यूम, इकोनॉमी मतलब कितना हम
पैसा उसमें खर्च कर पाएंगे, सर्कुलेशन उसका कैसा है, ठीक है, उसमें फर्नीचर कैसा रिक्वायरमेंट हमको होगा। तो यही सब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है। तो जिसमें जो जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेज के साथ। तो एस्पेक्ट क्या होता है, तो ये नंबर ऑफ एस्पेक्ट मस्ट बी कंसिडर इन ऑर्डर टू एनालाइज और डिजाइन एंड आर्किटेक्चरल फॉर्म इंक्लूडिंग शेप, मास, साइज, स्केल, मतलब कौन सा स्केल पे हम बना रहे हैं, प्रोपोर्शन, राइदम, आर्टिकुलेशन, टेक्सचर, कलर एंड लाइट, ये सब सभी चीज हमको क्या करते हैं, देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एस्पेक्ट कहते हैं। प्रोस्पेक्ट किसको कहते हैं, जो अपीयरेंस आपको कैसा है, देखने में कैसा लग रहा है। तो ये बिल्डिंग इज सेड टू हैव प्रोस्पेक्ट व्हेन इट प्रेजेंट ए गुड एंड प्लीजिंग अपीयरेंस व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड, जब हम बाहर से उसको देखें तो हमको अच्छा दिखना चाहिए घर थोड़ा सा, ठीक है। इट शुड बी मीन द एक्सटर्नल व्यू, इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल व्यू कैसा है, जब हम घर बना दिए, बिल्डिंग बना दिए, तो उसको देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है। फ्रॉम सर्टेन रूम्स ऑफ द बिल्डिंग इट ऑल्सो इंक्लूड द कॉन्लेटमेंट ऑफ द सम अंडर अनडिजायरेबल व्यू इन द गिवन आउटलुक, ठीक है। हमको मतलब इस प्रोस्पेक्ट में है कि आपको देखने में सुंदर लगना चाहिए, जो आप चीज बनाए हैं उसको देखने में भी ठीक ठाक लगना चाहिए। ग्रुपिंग क्या है, तो फ्लोर को हम डिवाइड करते हैं, जो प्लान बनाते हैं ना कि उसमें कितना बेडरूम चाहिए, कितना हॉल, किचन, जो स्पेशल क्लास में आपको करवाया गया, बाथरूम, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुपिंग कहते हैं। अलग अलग बिल्डिंग के लिए अलग अलग ग्रुपिंग होते हैं, जैसे कॉमर्शियल बिल्डिंग हो गया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया। जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और कॉमर्शियल बिल्डिंग है, ठीक है, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल में देखिएगा, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया, जैसे मान लीजिए आप कॉलेज जाते हैं, ठीक है, कॉलेज जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ जो सीढ़ी देखे होंगे ना, स्टेयर जिसको हम सीढ़ी बोलते हैं, वहाँ पे जो राइजर होता है वो कम दूरी पे होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बीमार आदमी होगा उसको सीढ़ी पे ज़्यादा हाइट पर अगर हम दे दें चढ़ने वाला, जिसको आप धाप बोलते होंगे अपने भाषा में, हम लोग उसको राइजर और ट्रेड बोलते हैं। तो अगर राइजर हम दूर मतलब पहले सीढ़ी एक यहाँ फिर यहाँ मतलब ज़्यादा दूरी पर दे देंगे, तो इसको चढ़ने में जो बीमार आदमी है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। उसमें हॉस्पिटल में बच्चे भी जा सकते हैं, बूढ़े भी जा सकते हैं, बीमार आदमी भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहता है, बहुत कम दूरी पे, बहुत देखते होंगे बहुत चौड़ा बहुत कम ही दूरी पे बहुत चौड़ा दिया रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, और बहुत ज़्यादा स्पेस में बनाया जाता है। तो ये मतलब यही है कि रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इस सब में हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, ग्रुपिंग अलग अलग करते हैं। तो ये मतलब कि और क्या होता है, जैसे अपना घर में देते हैं तब वो ज़्यादा दूरी पे दे दिए, ठीक है। उसमें कॉलेज जाते ही हैं तो वहाँ पे क्या होता है, स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बरामदा होना चाहिए चारों तरफ से, तो ये सब चीज़ को देखा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है, व्हेन डू यू चूज द फ्लोइंग कमांड्स, अगर आप पी लाइन कमांड चूज करते हैं तो कैसे बनाते हैं, मतलब पी लाइन हो गया, एम लाइन हो गया, ऑफसेट हो गया, ठीक है। तो ये सब के बारे में तो जब आप लैब किए होंगे यानी प्रैक्टिकल किए होंगे तब देखें, तब मतलब कि जो लैब किए होंगे उनको हम ऊपर से भी बोल देंगे तो समझ में आ जाएगा। जो लैब नहीं किए हैं तो इसको हम कितना भी बोल देंगे फिर भी नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि हम बोलेंगे वो चीज़ आप देखे ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा। पी लाइन होता है मतलब कि हम पॉली लाइन यूज करते हैं, उसको एक कमांड होता है पॉली लाइन, उसको सिलेक्ट करते हैं, उसे लाइन खींचते हैं ना, उसको लाइन खींचते हैं। उस लाइन में क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं कि एक ही मतलब कि इसको मान लीजिए कि एक लाइन से हम रेक्टेंगल बनाए, इसको हम इरेज करना चाहते हैं तो एक ही साथ हो क्या हो जाएगा, टोटल इरेज कर सकते हैं। तो पॉली लाइन क्रिएट ए 2D पॉली लाइन्स, तो जो पढ़े होंगे उनको तो ऐसे भी समझ में आ गया होगा कि पॉली लाइन क्या था, ठीक है। तो क्रिएट ए 2D पॉली लाइन ए सिंगल ऑब्जेक्ट दैट इज कंपोज्ड ऑफ ए लाइन एंड ए आर्क सेगमेंट। इसमें हम आर्क का भी यूज करके देखिए कुछ इस तरह से हम क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाए, कोई हम डायमेंशन बनाए, 2D बनाए, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला जब हम कर्सर लिए पहला यहाँ पे पॉइंट उठाए, पहला पॉइंट यहाँ सिलेक्ट किए, फिर इसको हम एक लाइन ड्रॉ किए सेकेंड पॉइंट पे, फिर हम थर्ड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ किए, थर्ड पॉइंट पे सिलेक्ट किए, फिर फोर्थ पॉइंट पे हो गया, ठीक है। ये फिफ्थ पॉइंट पे हो गया। अब इस यहाँ से फिफ्थ से सेवंथ के लिए हम लोग आर्क सेलेक्ट कर लिए। तो इस तरह से हम कोई भी डायग्राम बना सकते, जरूरी नहीं कि यही बना, हम ऐसा भी डायग्राम बना सकते थे, ऐसा भी डायग्राम बना सकते थे, ठीक है। कैसा भी जैसा आपको प्रैक्टिकल में देखेंगे, लैब में देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन भी वहाँ पे करवाए थे। तो द पी लाइन कमांड डिफर फ्रॉम द लाइन कमांड, ये लाइन कमांड से डिफर होता है। कैसे डिफर होता है कि अगर लाइन कमांड में अगर हम उसको इरेज करना चाहते हैं तो वो जैसे यहाँ पे है, ये सिर्फ यही लाइन
क्या हो सकता है, इरेज हो सकता है। ठीक है, तो द पी लाइन कमांड जिसे पूरा बना दिए हम, जहां से ये इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ यही क्या होगा, इरेज होगा। लेकिन पॉली लाइन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो पूरा इरेज करना, तो एक ही बार में पूरा को इरेज कर सकते हैं। द पी लाइन कमांड डिफर फ्रॉम द लाइन कमांड इन दैट द सेगमेंट ऑफ द पी लाइन आर कनेक्टेड व्हेन यूजिंग द लाइन कमांड ईच सेगमेंट इट ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन यूजिंग पी लाइन ऑल द सेगमेंट आर वन ऑब्जेक्ट। टू ड्रा द पॉली लाइन, पॉली लाइन हम कैसे ड्रा करते हैं, कहाँ से कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन सा कमांड लेते हैं, पी लाइन कमांड लेते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं पी लाइन पे, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, हम कहीं पे एक फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, स्पेसिफाई द एंड पॉइंट, मतलब जहां तक हमको ले जाना है वहां सेलेक्ट किए। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस स्पेसिंग सेगमेंट एज नीडेड पॉली लाइन कैन बी कंपोज। उसी तरह से ये लाइन क्या करते हैं, बनाते चल जाते हैं और कॉम्बिनेशन करके कोई हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी फिगर बनाते हैं 2D। ठीक है, तो यही हो गया पी लाइन। ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और आर्क यू कैन स्विच बिटवीन लाइन एंड आर्क बाई चूजिंग द डिजायर्ड ऑप्शन इन द कमांड। आप स्ट्रेट लाइन का यूज करके, आर्क का यूज करके, वो आपका कमांड में रहता है, किसी भी चीज का यूज करके आप कैसे भी फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। प्रेस इंटर टू इंड द कमांड, अगर आपको फिर वहां से एग्जिस्ट होना है तो क्या करना होता है, प्रेस इंटर करते हैं टू इंड द कमांड। कमांड को इंड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेस इंटर करते हैं और चूज क्लोज शेप टू द क्लोज द पॉली लाइन टू ओरिजिनल स्टार्ट पॉइंट। उसी तरह से एम लाइन क्या होता है, तो क्रिएट मल्टीपल पैरेलल लाइंस, मल्टीपल पैरेलल लाइंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एम लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो द फॉलोइंग प्रोमोट्स आर डिस्प्लेड, अ स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई द नेक्स्ट वर्टेक्स ऑफ द मल्टीपल इफ यू क्रिएट ए मल्टीपल लाइन, इफ यू क्रिएट ए मल्टीपल लाइन विथ 2 और मोर सेगमेंट द प्रॉम्प्ट इंक्लूड द क्लोज ऑप्शन। तो अगर आप किए होंगे ऐसा इसको, मतलब कि लैब में, तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ऑफसेट के बारे में सुन लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफसेट ही होता है। ठीक है, ऑफसेट से आपको क्वेश्चन, तो ऑफसेट में क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आपको एक सेंटर है, आपको 4-5 सर्कल इसके बाहर बनाना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो इस सर्कल में क्या होता है, एक ही सेंटर है, इसी सेंटर से सब सर्कल को ड्रॉ करना है। तो इस केस में हम बारी बारी से सर्कल ना ड्रॉ करके एक ऑफसेट कमांड होता है, वहां पे ऑफसेट कमांड को सिलेक्ट करना है और जहां जहां आपको सर्कल बनाना है, पहले एक सर्कल बना दिए, ऑफसेट ले लिए इसका, अब यहाँ क्लिक करेंगे एगो सर्कल बन जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे फिर वहां से तुरंत सर्कल बन जाएगा एगो। ठीक है, जहां क्लिक करेंगे वहीं सर्कल बन जाएगा। क्लिक कर ऐसे ऐसे क्लिक खाली ऐसे ऐसे क्लिक खाली करते जाइएगा, इसके चारों तरफ क्या बनते जाएगा, सर्कल बनते जाएगा, चारों तरफ सर्कल बनते जाएगा। तो ये ऑफसेट होता है। या मान लीजिए दूसरा चीज, अभी आपको स्पेशल क्लास में एक सीढ़ी का डायग्राम दिखा रहे थे बना के ऐसे करके, तो इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे लाइन दे रहे थे ना, पैरेलल लाइन दे रहे थे, तो बारी बारी से लाइन न देकर हम क्या करते हैं, ऑफसेट का यूज करके पैरेलल लाइन देते हैं। ऑफसेट का यूज करके कैसे देंगे, तो जैसे कि पहले ऐसे बना लेते हैं, उसके बाद एक और लाइन दे दीजिए, ऑफसेट पर क्लिक कीजिए, ऑफसेट करके और फिर क्या करना है, जहां जहां टिक करते जाइएगा, ऐसे ऐसे टिक करते जाइएगा, वहां वहां लाइन ड्रॉ होते चल जाएगा। ठीक है, वहां लाइन ड्रॉ होते चल जाएगा। तो यही किसका काम है, ऑफसेट का काम है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ऑफसेट वाला तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जो नए भी लैब किए होंगे ना, वो भी समझ जाइएगा ऐसा ही कि ऑफसेट मतलब ये क्या हुआ। ठीक है, तो the offset command in AutoCAD is used to create parallel line, concentric circle and parallel curves. B can offset an object through a point or at a specified distance. B can create a many parallel line. हम क्या करते हैं, उसे many parallel lines का करते हैं offset command का यूज करके। ठीक है, the offset object can also modified further according to the requirement. Here modification of offset object means that can be applied, trim, एक्सटेंड, अदर मेथड, हम उसको ट्रिम भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑफसेट ऑफ सर्कल, अगर आपको सर्कल का सर्कल बनाना है तो क्या कौन कौन सा स्टेप आपको लेना होगा, तो क्रिएट ए सर्कल विद द स्पेसिफाइड रेडियस। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, 3 रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द ऑफसेट आइकन, आइकन पे आइकन ऑन द रिबन पैनल, रिबन पैनल पे जाके हम ऑफसेट को क्लिक करेंगे, टाइप ओ और ऑफसेट द कमांड लाइन, कमांड प्रॉम्प्ट द प्रेस इंटर। ठीक है, उसके बाद हम मतलब डायरेक्ट कमांड भी लगा सकते हैं। ठीक है, ओ से ऑफसेट होगा, मतलब ओ टाइप कीजिए तो ऑफसेट आ जाएगा। स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ ऑफसेट डिस्टेंस, आपको कितना डिस्टेंस पे बनाना है, जैसे एगो सर्कल हो गया ना, तो कितना कितना डिस्टेंस पे आपको लेना है,
जैसे आपको 5 mm पे लेना है, 5 mm पे लेना है, जैसे कितना दूरी पे लेना है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इट डिस्टेंस वैल्यू क्रिएट ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। इस सर्कल के बाहर क्या होगा, सर्कल बनते जाएगा। प्रेस इंटर कीजिए। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफसेट बी नीड टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट विथ ए स्मॉल स्क्वायर कर्सर, मूव द कर्सर इनसाइड ऑफ आउटसाइड टू प्लेस ऑफसेट ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर। आपको क्या करना है कि यहाँ पे है, आप कर्सर को आगे क्या करते जाना है, सिलेक्ट करते जाना है, वहां पे क्या हो जाएगा, सर्कल इस तरह से बनते चल जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया ऑफसेट आपका। ठीक है, तो अगर इससे हम बाहर जाना चाहते हैं तो ESC होता है लैपटॉप या कंप्यूटर में, या इंटर को प्रेस करके आप एग्जिस्ट हो सकते हैं उस कमांड से, ऑफसेट कमांड से, या जो भी कमांड आप चूज किए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसका लिखिएगा। अगर आएगा आएगा करेगा लिखने के लिए, ऑफसेट आ सकता है, और क्या आ सकता है, P लाइन आ सकता है, M लाइन आ सकता है। तो एक बार इसका आप नहीं होगा, अगर आप पढ़ लिए हैं और अगर आपका ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो लैब वाला क्लास जाके देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज द ऑटोकैड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, ऑटोकैड क्या, तो ऑटोकैड ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग इसका फुल फॉर्म हुआ। और ऑटोकैड क्या है कि इसके मदद से हम 2D 3D वस्तु को, मतलब कि प्लान बिल्डिंग के ड्राइंग को हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। एक तो पहला फीचर्स ऐसे ही कॉमन हम देखते हैं, तो इसमें ना हमको पेंसिल की ज़रूरत है, ना मिनी ड्राफ्टर की ज़रूरत है, ना जो हम फ्रेंच कर्व रखते हैं, मिनी ड्राफ्टर, इरेजर, कटर, पेंसिल, बहुत सारा का सामान हमको लेना पड़ता है। तो ऑटोकैड में सबसे पहले इसी को इलिमिनेट किया गया, सबसे पहले यही चीज़ खत्म हुआ कि हमको ये सब चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि अगर हमको प्लान बनाना होता है, अगर गलत हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जिसको बना के दिए उसके यहाँ से भूल गया, हो सकता है ना, पेज पे बना के दिए वो कहीं भूल गया, तो हम तुरंत बनाना नहीं पड़ेगा, हम फिर से उस पेज को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप हाथ से बनाए होंगे तो वो अगर भूल गया तो फिर कहाँ से लाइएगा, फिर से बनाना पड़ेगा आपको, मतलब वही काम फिर से करना। या वैसा दो जमीन था, दो भाई का जमीन था, दोनों को घर बनाना था, सेमी डिजाइनिंग पे है दोनों का, तो दोनों को एक ही तरह से बना के, मतलब उसका कॉपी करके दो को दे दिए। ठीक है, लेकिन बनाने में क्या होता है कि हम फिर से उसको बनाना पड़ता। तो मतलब बहुत सारा चीज यहाँ पे आता है जो ऑटोकैड में फैसिलिटीज अवेलेबल है। ऑटोकैड ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग। अब इसमें क्या होता है कि हम 2D 3D दोनों में हम देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, सिर्फ हम 2D में बनाते हैं, 3D में भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत है। ठीक है, इट इज डेवलप्ड बाई ऑटोडेस्क दैट इनेबल्स drafter, architects, engineers and other professional to create 2-dimensional or 3-dimensional model of mesh and solid surface. AutoCAD allows you to visually design and explore your conceptual design ideal, modify your design। अच्छा, इसमें और क्या हम कर सकते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो उसको हम इरेज करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इरेज कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन वो पेज पे जब हम बनाते हैं तो इरेज तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ धुंधला हो जाता है, गंदा हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, बार बार इरेज करने से, तो ये सब भी यहाँ पे क्या है, फायदा है। तो फ्री फ्रॉम द डिजाइन टूल, जनरेट इंटेलिजेंट मॉडल डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसफॉर्म योर डिजाइन इनटू 3D रेंडरिंग्स एंड टर्न देम इनटू सिनेमैटिक क्विकली एनिमेटेड प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ऑटोकैड इज वाइडली इन द सिविल इंजीनियरिंग फील्ड बिकॉज इफ इट्स एबिलिटी टू प्लान साइट ए लॉट इजियर देन द हैंड ड्राइंग। ये क्या होता है, जो आप हैंड ड्राइंग करते हैं उससे बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, उसमें हमको स्ट्रेट लाइन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ड्राफ्टर को सही से रखना पड़ता है, स्केल को सही से रखना पड़ता है। लेकिन इसमें हम कमांड चूज करके स्ट्रेट लाइन, पॉली लाइन, कर्व लाइन, किसी चीज़ को हम बहुत ही आसानी से बस एक क्लिक में से 1 सेकेंड में कर्व बना सकते हैं, है ना, ऑटोकैड पे। लेकिन उस पर क्या होता है कि हमको उसके लिए फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी सही ढंग से नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑटोकैड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। The main things is that if you want to draft any civil engineering structure 2D 3D such building, bridge, road, drainage, pipe, dams, intersection with the accuracy, intersection etc with accuracy, speed and that can be easily edited, AutoCAD is the best option। ठीक है,
क्या होता है कि हम बहुत ही स्पीड मतलब बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप हैंड से ड्राइंग करते तो आपको 2 घंटा लगता, तो इसमें 30 मिनट में आप क्या कर लेंगे, ड्राइंग बना लेंगे, अगर आपको अच्छे से सब चीज़ मालूम हो तो। ठीक है, इसमें हम इजीली एडिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उसको पसंद नहीं आया तो हम क्या करते थे, फिर से दोबारा बना के देते थे ना। अगर हम हैंड ड्राइंग करते हैं तो अगर ऑनर को पसंद नहीं आया तो हमको फिर से देना पड़ता है, फिर से बनाना ड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन ऑटोकैड में क्या करते हैं, बेडरूम को घसकाना है तो यहाँ वाला उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ से मतलब एडिट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, 2D 3D इन ऑटोकैड। इन 2D बी ओनली वर्क इन 2 डायमेंशनल डेट एक्स एंड वाई एक्सिस। 3D में क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट डू यू मीन बाई प्लान एलिवेशन सेक्शन। तो ये तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी करवाए थे और ये आपका 20 सीरीज क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है आपके। ठीक है, तो प्लान क्या होता है, तो कल ही बता रहे थे ना उतने अच्छे से। अगर 2019 वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो वहाँ पे आपको फिगर दिखा के समझाए थे, है ना। एक प्लिंथ लेवल का जो ऊपर से प्लान टॉप व्यू वाला दिखा रहे थे कि ऊपर से देखने पे डायग्राम कैसा दिखता है, डायग्राम नहीं मतलब आपका जहाँ पे आप बिल्डिंग बना रहे हैं ऊपर से देखने पे कैसा दिख रहा है, या किसी भी चीज़ को हम ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग में ले रहे हैं। जैसे रोड ही है तो रोड ऊपर से देखने में कैसा लग रहा है, ब्रिज ऊपर से देखने में कैसा लग रहा है, डैम बना है तो डैम ऊपर से देखने में कैसा लग रहा है, तो उसी को हम लोग प्लान व्यू कहते हैं। एलिवेशन क्या होता है, फ्रंट व्यू होता है, सामने से देखने पे कैसा दिख रहा है। और सेक्शन व्यू क्या होता है, उसको काटने पे देखने पे वो कैसा दिख रहा है। तो प्लान व्यू क्या हो गया, इन आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग इंजीनियरिंग ए फ्लोर प्लान इज टेक्निकल ड्राइंग टू अ स्केल शोइंग ए व्यू from above the relationship between room space traffic patterns and other physical feature at a level of structure। अरे कहाँ से देखते हैं हम लोग, ऊपर से देखते हैं कि उसमें कितना स्पेसिंग है, कितना रूम है, कितना सर्कुलेशन एरिया है। ठीक है, एलिवेशन क्या होता है, जिसको हम फ्रंट व्यू देखते हैं। एन एलिवेशन इज व्यू फ्रॉम द साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम साइड से देखते हैं। व्हेन ड्राइंग इंटीरियर एलिवेशन दिस वुड रिप्रेजेंट वन ऑफ द वॉल, जिसमें अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो फ्रंट में क्या दिखेगा, सिर्फ वॉल दिखेगा। सेक्शन क्या होता है, ड्राइंग ऑफ द वर्टिकल कट थ्रू ए बिल्डिंग और एन एरिया ऑफ ए बिल्डिंग। हम बिल्डिंग को काटने पे कैसा व्यू हमको दिखेगा, जिसको देखना होता है सेक्शन व्यू में। अच्छा, बोले थे भेजने के लिए, ना कोई आप लोग याद दिलाए ना उसको हम भेजे। ठीक है, बोले थे सेक्शन व्यू भेज देंगे, तो जिनको देखना है या गूगल सर्च कर दीजिएगा, सीधे हमसे मांगने की क्या जरूरत है, कि गूगल सर्च कर लीजिएगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, तो राइट डाउन द डिफरेंट सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ए बिल्डिंग एंड एक्सप्लेन। पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा मेरे ख्याल से, अगर 2019 वाला क्वेश्चन का आप अच्छे से पढ़े होंगे तब, क्योंकि वहाँ लास्ट में सभी चीज़ दिखाए थे कि सुपर स्ट्रक्चर आपका छज्जा क्या है, प्लिंथ क्या है, राइजर क्या है, ट्रेड क्या है, पैरापेट बॉल क्या है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ को हम डिस्कस किए थे, कहाँ से लोड आएगा। जैसे फ्लो अगर हम स्लैब पे ऊपर लोड देते हैं तो बीम में आता है, बीम से कॉलम में आता है, कॉलम से कहाँ जाता है, फाउंडेशन में जाता है। तो ये सब चीज़ देखे थे। तो ये बोल रहा है ना कि और सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या होता था, बोले थे प्लिंथ लेवल के ऊपर जितना भी चीज़ दिख रहा है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं, सब स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या आपको दिखने को मिलता है, तो सबसे ऊपर देखते होंगे स्लैब मिलता है, यानी जो छत है आपका। तो ये किसका बना होता है, कंक्रीट का मेंबर्स होता है। दिस कंक्रीट लेयर यू द फ्लोर रूफ इज कॉल्ड स्लैब। और स्लैब में भी ही दो तरह के चीज बताए थे, ऊपर वाला को हम रूफ बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, सेलिंग बोलते हैं। ठीक है, बीम क्या होता है, तो ये बीम एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट का बना होता है, अटैच विद द स्लैब। इट ट्रांसफर लोड फ्रॉम स्लैब टू कॉलम। ठीक है, क्या करता है कि जो ऊपर से सबसे ऊपर से जो लोड आता है वो बीम में जाता है, बीम से कहाँ जाता है, कॉलम में जाता है, कॉलम से फाउंडेशन में आता है, और फाउंडेशन से कहाँ जाता है, सॉइल में जाता है। ठीक है, तो ये बीम का हो गया। कॉलम क्या हो गया, कॉलम ये वर्टिकल मेंबर होता है, बीम हॉरिजेंटल मेंबर होता है, कॉलम क्या होता है, वर्टिकल मेंबर होता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टेड एट द एंड ऑफ द बीम टू फाउंडेशन इज कॉल्ड कॉलम। वॉल क्या है, तो वॉल फ्लैट वर्टिकल मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सेपरेशन का काम करता है, प्राइवेसी का काम करता है, सेफ्टी का काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल बोलते हैं। पार्टीशन का काम करता है, जैसे एक घर है तो अगर हम दीवार नहीं लगाएंगे तो रूम बाई रूम कैसे होगा। ठीक है, हम अगर चारों तरफ से सिर्फ दीवार लगा दे तो घर घर का मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, हमको उसको वॉल आर द फ्लैट वर्टिकल मेंबर कंस्ट्रक्टेड बाई ज्वाइनिंग ब्रिक विद द हेल्प ऑफ मोटार। और मतलब ब्रिक को जोड़ जोड़ कर हम क्या बनाते हैं, एक मोटार की सहायता से दीवार बनाते हैं।
तो वही हुआ बॉल। इट इज द यूज टू कवर द स्पेस इन बिल्डिंग फॉर सेफ्टी, कंफर्ट, प्राइवेसी। सेफ्टी के लिए, कंफर्ट के लिए, प्राइवेसी के लिए। छज्जा क्या है, तो जो प्रोजेक्टिंग या ओवर हैंगिंग होता है, यानी लिंटल जहाँ से दिया जाता है ना, वहीं से एक बाहर की ओर एक मेंबर अथी छज्जा निकाल देते हैं, जिसपे हम लोग एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखने के लिए यूज करते हैं। लिंटल क्या है, लिंटल दिस बीम टू कवर डोर एंड विंडो ओपनिंग। जो ऊपर अगर आप विंडो दिए हैं ना, जैसे विंडो दिए हैं या डोर दिए हैं, तो वहाँ तो ओपन रह जाता, तो उसके ऊपर चारों तरफ हम क्या कर देते हैं, लिंटल प्रोवाइड कर देते हैं। पैरापेट वॉल क्या है कि आपको सेफ्टी पर्पज से जब छत होता है तो छत के चारों तरफ घेर देते हैं, ताकि बच्चा उच्चा उधर गिरे ना, या बड़ा आदमी ही गलती से उधर गिरे ना, इस सब के लिए क्या दिया जाता है, वहाँ पे पैरापेट वॉल दिया जाता है। फिनिशेस की बात करें तो प्लास्टिंग, पेंटिंग, टाइल्स, ये सब क्या हो गया, फिनिशेस हो गया। बिल्डिंग सर्विस की बात करें तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर वाला हो गया, ठीक है, जो बिल्डिंग का प्रोवाइड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अदर फैसिलिटी इज कॉल्ड द बिल्डिंग सर्विस। डोर क्या है, ओपनिंग एरिया है, अगर हम कवर्ड है तो वहाँ से बाहर निकलने का क्या होता है, अंदर और बाहर आने जाने का एक माध्यम होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डोर कहते हैं। विंडो क्या है, तो जहाँ से सनलाइट, हवा, पानी, ये सब, पानी नहीं, सनलाइट और हवा आने जाने का माध्यम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। वेंटिलेटर क्या है, तो वेंटिलेटर है कि हॉट एयर जो बाहर निकले, ठीक है। यहीं से एक क्वेश्चन आपको बोले थे, तो बहुत अच्छा सब आंसर दिए और सही आंसर दिए। आई होप कि वो समझ के आप आंसर दिए होंगे, ठीक है। कि जो गर्म हवा है ऊपर की ओर उठता है, और जो एसी लगाते हैं तो ठंड हवा है तो नीचे की ओर कवर करता है। तो बहुत अच्छा सा आंसर आया है सभी लोग का, तो खुश हुए। वैसा ही अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग भी आंसर किया कीजिए। तो ये वेंटिलेटर जो होता है क्या होता है, हॉट आवर, जो हॉट एयर होता है वो क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है, ऊपर, और इसीलिए वेंटिलेटर हम ऊपर में देते हैं, ठीक है। सनसेड क्या हो गया, एक्स्ट्रा प्रोजेक्टेड लिंटल बीम ऑन डोर विंडो टू प्रिवेंट इंट्रांस और रेन एंड सन इन बिल्डिंग। सनसेट मतलब हम क्या करते थे, विंडो के आगे एक छज्जा दे देते हैं, गेट के आगे छज्जा दे देते हैं, ताकि जो डायरेक्टली धूप ना आए, वर्षा ना आए, पानी ने अंदर की ओर आए, ठीक है। अगर आप खिड़की के आगे छज्जा नहीं देंगे तो खिड़की से डायरेक्ट पानी आपके घर में आएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका 20 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल साइन एंड कन्वेंशनल सिंबल। तो कन्वेंशनल साइन और सिंबल क्या होता है कि जब आप मैपिंग करने जाते हैं कहीं पे, किसी एरिया में मैपिंग करने गए, वहाँ पे आपको कुछ बनाना है, खेत वगैरह, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, डैम, कुछ भी बनाना है, तो आपको एक मैप करके, सर्वे करने जाना होता है, वहाँ से एक मैप तैयार करके लाते हैं। अब उस मैप में हमको दिखाना होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको इस एरिया में डैम बनाना है, डैम बनाना है, ठीक है, या इस एरिया में हमको कॉलेज बनाना है, या इस एरिया में हमको ब्रिज, जो भी चीज़ बनाना है, तब इसके इसको कहाँ, इसके एक मतलब कि जैसे ये डैम है तो इसके आसपास की चीज को, या इसी के अंदर वाले चीज को, इसी एरिया के अंदर वाले चीज को दिखाना होता। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कहीं पे पेड़ रहेगा, ठीक है, पेड़ रहेगा, तो अभी इसको दिखाना पड़ेगा, सर्वे में हर चीज को नोट करना पड़ता है। पेड़ हो या तो नेचुरल हो, या तो क्या हो, मैनमेड हो। जैसे या तो रेलवे स्टेशन वहाँ पे है, या क्या मतलब मैनमेड ब्रिज हो गया, हाईवे हो गया, कुछ भी बना है वहाँ पे, पेड़ हो गया, ठीक है, या ड्रेनेज सिस्टम है, कोई चीज है, तो उसको आपको क्या करना है, सैंबल से दिखाना है, ठीक है, सैंबल से दिखाना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल सैंबल, ठीक है। जैसे यहाँ पे बना के लाए, हम सर्वे करने गए, यहाँ पे बोले कि ऐसे कॉलेज बनेगा, इसमें एक रूम ऐसे बनेगा, बगल में यहाँ पे पेड़ है, यही बगल में यहाँ से रेलवे स्टेशन गया है, तो रेलवे स्टेशन को दिखा दिए इस तरह से, कि इसके बगल में एक क्या है, ब्रिज है, तो ब्रिज को इस तरह से दिखा दिए। आपको मॉड्यूल नंबर 1 से 4 गया है, PDF गया होगा, उसमें मॉड्यूल 2 में सिर्फ साइन दिया हुआ, सैंबल साइन दिया हुआ, तो जाके उसको एक बार देख लीजिएगा कौन किसका साइन होता है। तो इसी को हम लोग कन्वेंशनल सिंबल, कन्वेंशनल साइन कहते हैं, जो दो तरह के होता है। कन्वेंशनल साइन क्या हो गया, जो दो तरह के होगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों। हम किसी चीज को दिखाने के लिए यूज करते हैं, मैप में दर्शाने के लिए यूज करते हैं। जो नेचुरल और क्या हो सकता है, कल्चरल यानी आर्टिफिशियल हो सकता है। दीज आर यूज फॉर डिफिशिएटिंग द फिजिकल फीचर्स ऑफ द ईयर सरफेस। हर सरफेस पे जो भी है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम वगैरह है, तो उसको दिखाने का। कल्चरल साइन में जैसे कोई मैनमेड है, यानी जो आदमी द्वारा बनाया गया, जैसे रेलवे मेटल रोड हो गया, कार्ट टैक हो गया, फेस पैक हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, डैम हो गया, ब्रिज हो गया, किसी भी चीज़ को हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कन्वेंशनल सैंबल उसी तरह से हो गया, जैसे हमको कैनाल को दिखाना है, ठीक है, बिल्डिंग को दिखाना है,
ये आपका क्या है, बॉल का ये सैंबल हो गया, ये क्या हो गया, बाटर का सैंबल होता है, हम बोलते हैं ना बाटर टेबल का ऐसे ऐसे दे देते हैं, नहीं क्या है आपका बाटर टेबल है, तो ये बाटर का क्या होगा, सैंबल हो गया। तो साइन सैंबल में आई होप क्लियर हो गया। कंक्रीट का सैंबल कैसे होता है, कंक्रीट का सैंबल ऐसे होता है, वो क्या दिखा रहा था, साइन दिखा रहा था कि ये पे मतलब ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे क्या है, ट्री है, यहाँ पे वो साइन कर रहा था, ये क्या है आपका सैंबल बता रहा है कि डोर को सैंबल कैसे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर विंडो। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग ये फिर से आ गया पी लाइन एम लाइन ऑफसेट, तो इसको तो देख ही लिए थे, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, जहाँ पे डिस्कस टाइप ऑफ स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैसे ये वाला टाइप ऑफ दोनों आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन लिखिएगा ये वाला कहाँ गया, टाइप्स ऑफ स्केल 20 सीरीज में ये वाला दे दिए, तो ये वाला भी पीडीएफ किन्हीं को चाहिए तो भेज देंगे, या ऐसे ही याद हो जाएगा। तो हम चलिए दोनों को डिस्कस कर देते हैं, जो आपको मन में होगा। ऐसे तो प्रीफर कीजिएगा कि मतलब कि यही लिखने का कोशिश कीजिएगा, टाइप्स ऑफ स्केल वाला, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, बर्नियर स्केल और स्केल ऑफ कॉर्ड। तो अगर हम प्लेन स्केल की बात करते हैं, प्लेन स्केल में तो 2 यूनिट की बात करते हैं, कितना यूनिट की बात करते हैं, 2 यूनिट की बात करते हैं। तो ये प्लेन स्केल कंसिस्ट ऑफ लाइन डिवाइडेड इनटू सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट और यूनिट द फर्स्ट विच सब डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर पार्ट। मतलब है ना कि जैसे मान लीजिए कि हम मीटर और सेंटीमीटर है, ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर, किसी चीज को हम दिखा रहे हैं मीटर और सिर्फ सेंटीमीटर में, मीटर का सब मल्टीपल जो सब यूनिट हुआ वो क्या हो गया, सब डिवाइडेड यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। मतलब 2 ही यूनिट में चलेगा तो प्लेन स्केल होगा। अगर 3 स्केल में चलेगा, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, ये 3 यूनिट में चलेगा तो क्या हो गया, डायगोनल स्केल हो गया, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए थे उसका है। तो अच्छा, डायगोनल स्केल का यहाँ पे पीडीएफ नहीं आया। चलिए, तो डायगोनल स्केल को समझ लीजिए क्या होता है कि डायगोनल स्केल अगर मान लीजिए मीटर है, सेंटीमीटर है और क्या है, मिलीमीटर है, तब क्या होगा, डायगोनल स्केल होगा। फिर उसके बाद आता है एक कंपैरेटिव स्केल है, 2 स्केल को हम कंपेयर कर रहे हैं, प्लेन स्केल को और डायगोनल स्केल को दोनों के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव स्केल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव स्केल। इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे हम, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट को अगर मेन स्केल के फ्रैक्शनल पार्ट को अगर मेजर करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्नियर स्केल बोलते हैं, ठीक है। और स्केल ऑफ कॉर्ड क्या होता है, लेंथ एंगल को मेजरमेंट करता है तो उसको स्केल ऑफ कॉर्ड कहते हैं। तो इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ। तो यही 5 स्केल को डिफाइन कीजिएगा अगर आएगा तो। प्लेन स्केल क्या है, डायगोनल स्केल क्या है, कंपैरेटिव स्केल क्या है, बर्नियर स्केल क्या है, स्केल ऑफ कॉर्ड। एक बार और रिपीट कर देते हैं, अगर ये 2 यूनिट की बात करता है, एकदम सीधा सीधा लैंग्वेज में लिख दिएगा कि अगर 2 यूनिट जैसे मीटर और सेंटीमीटर, एग्जांपल भी दे दीजिएगा, तो उसको हम प्लेन स्केल कहते हैं। 3 यूनिट में अगर मेजरमेंट लेते हैं हम तो उसको क्या बोलते हैं कि डायगोनल स्केल बोलते हैं। अगर 2 स्केल के कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव स्केल होता है। मेन स्केल के फ्रैक्शनल पार्ट को अगर मेजर करता है तो उसको बर्नियर स्केल कहते हैं। और लेंथ एंगल की मेजरमेंट करता है तो उसको हम लोग स्केल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। लेंथ एंगल को मेजरमेंट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केल ऑफ कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इस स्केल को देख लेते हैं। तो स्केल क्या होता है, मैप डिस्टेंस टू द फील्ड डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। तो ये स्केल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन द ड्राइंग टू द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेल्फ। और इसमें 3 टाइप का होता है, रिड्यूस स्केल होता है, इनलार्ज स्केल होता है, फुल साइज स्केल होता है। रिड्यूस स्केल क्या होता है कि बड़ा को छोटा करके हमको लिखना है, ठीक है, बड़ा स्केल को छोटा करके लिखना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस स्केल कहते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, उसको क्या कहते हैं, रिड्यूस स्केल कहते हैं। और इनलार्ज स्केल क्या हो गया, जिसको हम बड़ा छोटा है उसको बड़ा करके लिखना चाहते हैं। छोटा जैसे रिस्ट वॉच वाला, जैसे आप हाथ में घड़ी पहनते हैं तो उसका अगर डिजाइनिंग करेगा तो छोटा, कितना छोटा छोटा मशीन होता है तो उसको बड़ा करके न डिजाइन करेगा। अब बड़ा बिल्डिंग है तो उसको उतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाएगा, उसको छोटा करके बनाएगा। तो ये हो गया रिड्यूस स्केल। मैप का कितना है, 1 है, तो फील्ड का कितना है, 2 है, यानी छोटा हो रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। आपका फील्ड क्या होता है, फॉर्मूला देखिएगा, किन्हीं को कंफ्यूजन हो गया होगा कि 1:2 है। जैसे देखिए, मैप डिस्टेंस टू द फील्ड डिस्टेंस, तो मैप वाला डिस्टेंस क्या होगा, छोटा होगा,
और फील्ड वाला डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये क्या हो गया रिड्यूसिंग स्केल। इन लार्ज स्केल क्या हो गया, मैप वाला जहाँ पे हम बना रहे हैं वो 50 है, लेकिन हमको फील्ड में कितना है 1 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का हम बना रहे हैं मैप पे, पेज पे बना रहे हैं 50 सेंटीमीटर का, लेकिन है 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या कर रहे हैं, इन लार्ज कर रहे हैं ना। अब फुल साइज स्केल में यहाँ पे मिस्टेक हो गया। फुल साइज स्केल में क्या होता है 1:1, जितना का रहता है उतना ही का बनाना है, ठीक है। तो यही इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर दिया। फिर क्या टाइप्स ऑफ द स्केल कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग थ्री वेज। हम और 3 तरह से, इंजीनियर स्केल हो गया, ग्राफिकल स्केल हो गया, और उसको क्या एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये तीनों को भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना क्या है प्लेन स्केल वाला, ठीक है। चलिए तो उसके बाद देखते हैं हम लोग, अच्छा इसको भी थोड़ा सा डिस्कस ही कर देते हैं। इंजीनियर्स स्केल क्या है, तो हम इंजीनियर इन द केस द रिलेशन बिटवीन डायमेंशन ऑन द ड्राइंग एंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेंशनड न्यूमेरिकली द स्टाइल। अगर 10 mm इजकल टू 5 मीटर, ठीक है, यानी ये 10 mm मैप डिस्टेंस है, 5 मीटर क्या है फील्ड डिस्टेंस है। तो अगर इस तरह से लिखते हैं इसको रिप्रेजेंटेटिव इंजीनियर स्केल बोलते हैं। ग्राफिकल स्केल हम ग्राफ बनाकर करते तो उसको क्या करते हैं ग्राफिकल स्केल कहते हैं, और ये सबसे बढ़िया होता है, ठीक है, क्योंकि अगर ले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, क्योंकि टाइम के साथ श्रिंकेज होते जाता है, तो अगर श्रिंकेज भी होगा तो ग्राफिकल स्केल में नो चेंज होता है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल स्केल हो गया। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो गया, लेंथ ऑफ द ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मैप डिस्टेंस टू द फील्ड डिस्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में, व्हाट इज द रूफ ड्रेनेज प्लान, एक्सप्लेन द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ प्लान। आपको बोल रहा है कि रूफ ड्रेनेज प्लान क्या है और एक्सप्लेन द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द ड्रेनेज प्लान। अब रूफ ड्रेनेज क्या है, जैसे आपके छत पे बारिश उरिश होगा तो उस बारिश के पानी को ड्रेनेज करने के लिए आप कौन सा सिस्टम लगाएंगे, तो ये सिस्टम डेट इज इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ टू डाइवर्टेड वाटर एंड डेब्रिस ऑफ द रूफ। जो वहाँ पे मतलब कचरा उचरा जमा हो या पानी उनी हो उसको ड्रेनेज करने के लिए बाहर निकालने का इस्तेमाल करते हैं जिस सिस्टम से, उसी को हम क्या कहते हैं रूफ ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो द ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट एट द रूफ, रूफ ऊपर से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है ग्राउंड फ्लोर तक आता है, मैंने ऊपर से आप पानी मान लीजिए वर्षा के पानी के निकालने के लिए ऊपर से पाइप लगाकर नीचे तक रखते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप का ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ड्रेनेज प्लेन्स आर, जैसे कोई पाइप है तो इन ड्रेनेज प्लान ए पाइप में है फ्लोइंग डिजाइनेशन डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन इट कैरी। जैसे एक सॉइल पाइप होता है, मतलब पाइप को डिफाइन करते हैं, तो सॉइल पाइप किसको कहते हैं, तो सॉइल पाइप में होता है ना कि जो लैट्रिन से जो पाइप निकलता है जिसमें ह्यूमन एक्सेट्रा फ्लोज होता है, यानी जो हम लोग लैट्रिन से जाते हैं वहां से पाइप के थ्रू जो निकलता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सॉइल, उस पाइप को हम लोग सॉइल पाइप के नाम से जानते हैं। अब बेस्ट पाइप किस क्या होता है, इट इज ए पाइप विच कैरीज ओनली लिक्विड वेस्टेज, उसमें सिर्फ क्या होगा लिक्विड वेस्टेज अगर उस पाइप से जा रहा है तो उस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं बेस्ट पाइप कहेंगे। अगर ह्यूमन एक्सट्रैक्टा फ्लोज हो रहा है उससे तो उसको हम लोग सॉइल पाइप कहते हैं, ठीक है। वेंट पाइप क्या होता है, तो एक पाइप एबव द बेस्ट पाइप और सॉइल पाइप दैट अलाउ गैस टू एस्केप फ्रॉम द सिस्टम। हम गैस निकालने के लिए पाइप एक लगा देते हैं, आप लोग को घर में भी लगा होगा, तो उस पाइप को हम लोग किस पाइप के नाम से जानते हैं, वेंट पाइप के नाम से जानते हैं। सैनिटरी रेन वाटर पाइप क्या हो गया, पानी बरसात के पानी के लिए अलग से हम लोग पाइप दे देते हैं, तो उस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं रेन वाटर पाइप कहते हैं। सैनिटरी फिटिंग में जैसे वाटर बेसिन हो गया, सिंक हो गया, बेसिन और सिंक अलग होता है, बेसिन जिसमें हम लोग ब्रश उरस करते हैं, सिंक जिसमें बर्तन धोया जाता है, वो जनरली स्टील का बना रहता है सिंक, ठीक है। और वाटर क्लोसेट हो गया जो आपका कमोड होता है, ठीक है। और बाथ टाइप हो, डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल डायमेंशन यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। फंक्शनल डायमेंशन क्या है, नॉन फंक्शनल डायमेंशन क्या है, तो अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन से अगर हम उसको डिनोट करते हैं डायमेंशंस करते हैं तो उसको हम फंक्शनल डायमेंशनिंग कहते हैं। जैसे लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, ये सब क्या हो गया आपका फंक्शनल डायमेंशनिंग हो गया। लेकिन वही कॉस्ट की बात करें, उसका ऑपरेशन की बात करें, ठीक है, उसका रियलेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया नॉन फंक्शनल डायमेंशनिंग हो गया। तो डिफिनीशन दे देते हैं फंक्शनल
डायमेंशनिंग इज ए टाइप ऑफ ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग नोटेशन यूज टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट एंड शेप ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देना हो तो विड्थ, हाइट, लेंथ ये सब दे दीजिएगा। फंक्शनल डायमेंशनिंग। नॉन फंक्शनल डायमेंशनिंग क्या हो गया? नॉन फंक्शनल डायमेंशंस आर attribute of an object or system that are not related to the its basic purpose or operation, including cost, reliability, usability, maintainability, ये सब क्या हो गया आपका